हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग बच्चों? अ, मेरा नाम अनंत त्रिपाठी है और मैं एक कप कॉफी के साथ फिर से तुम्हारे सामने खड़ा हूं। आज हम लोग क्लास में बेटा देखना चाह रहे हैं कि भारत में कितने सारे नृत्य हैं। यार देखो देखो, तुम्हारा जो यूपीएससी की परीक्षा है, इसमें आर्ट एंड कल्चर, इसमें काफी क्वेश्चंस बनने लग गए हैं यार। ठीक है, हम लोग आजकल तुम देखोगे तो एक तरह का नियो रेनेसां चल रहा है भारत के कल्चर को लेकर के, हमारी संस्कृति को लेकर के। एक बार हम लोग फिर से कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उसको देख करके गौरवान्वित महसूस कर पाए। We are once again, trying to cherish our history, in a very interesting manner, isn't it? और देखो दूसरी बात, परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न तुम्हें देखने को मिलते हैं, डांसेस पे, म्यूजिक पे, इंस्ट्रूमेंट्स पे, पपेटरी पे। देर आर इन्यूमरेबल कैटेगरीज। आजकल जीआई टैग्स भी एक बहुत हॉट टॉपिक है इस समय। मेरी मतलब हम सब की यहां पर कोशिश ये रहेगी कि हम लोग कुछ टॉपिक्स तुमको आर्ट एंड कल्चर के ऐसे दें जो तुम्हें क्वांटिफाइबल बेनिफिट दे पाए, क्वांटिफाइबल बेनिफिट दे पाए, और समय की कीमत को समझे। समय की कीमत को समझे, वो बहुत जरूरी है बेटा। समय तुम्हारे पास भी कम है, मेरे पास तो और कम है। देखो बाल सफेद हो चुके हैं। राइट? अच्छा, सो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि आज की कक्षा में हम लोग भारत के भिन्न भिन्न प्रकार के जो डांसेस हैं वो देखेंगे। हमारे भारतवर्ष में जो उपमहाद्वीप है, इसका अगर तुम इतिहास उठा के देखोगे बेटा, तो नृत्य के बहुत सारे साक्ष्य मौजूद हैं। भाई, नाचना इज अ वेरी वेरी नेचुरल एक्ट। हम लोग खुश होते हैं बेटा, हमारा अपने आप कदम थिरकते हैं, है ना। उसके लिए किसी को बिरजू महाराज से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। वी ऑल आर डांसर्स, राइट? और हमारी डांसिंग अगर तुम देखोगे तो भिम्बेटका की केव पेंटिंग्स में नाचते हुए हमें इंसान दिख रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बचाते हुए लोग दिख रहे हैं। फिर अगर तुम थोड़ा और आगे बढ़ करके आओगे तो तुम खड़े होगे हड़प्पन काल में, और वहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा कि एक तुम्हें कांसे की, ब्रॉन्ज की नाचती हुई नर्तकी मिल रही है, द डांसिंग गर्ल ऑफ मोहेंजोदारो। और तुमको वहीं बगल में हड़प्पा में एक नाचता हुआ डांसर, मेल डांसर, नर्तक भी मिल रहा है। तो भैया, नाच तो सब कोई रहे थे, अभी भी है। राइट? सो नाचना इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इनेट। हमारे इतिहास में ये हमेशा से मौजूद रहा है, इसके साक्ष्य मौजूद रहे हैं। राइट? हम लोग जब डांसेस स्टडी करने जा रहे हैं, स्पेशली यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि यहां पर बच्चे, हम प्राइमरीली दो कैटेगरीज देख रहे हैं। हम लोग अपनी इस क्लास में दो कैटेगरीज देखेंगे। क्या मतलब हुआ दो कैटेगरीज देखेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो, हम डांसेस को अभी दो हिस्सों में टाइपिफाई कर रहे हैं। एक को हम बोलेंगे क्लासिकल, बोले तो शास्त्रीय, और एक को बोलेंगे हम फोक, बोले तो लोक नृत्य। ये लोक नृत्य वो हो गए जो किसी एक खास क्षेत्र की, रीजन की, या किसी एक खास ग्रुप की पहचान है। ठीक है, तो ऐसे डांसेस को कह देते हैं फोक डांसेस। एक और खास बात ध्यान रखो कि फोक डांसेस जो होते हैं, इनकी कोई खास फिक्स्ड नियम कानून लिखित नहीं होते हैं, परंतु जो ये कैटेगरी है क्लासिकल डांसेस, ये कैटेगरी की बाकायदा नियमावली होती है, बुक ऑफ रूल्स होते हैं, डूज एंड डोंट्स होते हैं। राइट? तो हमें ये दोनों कैटेगरी समझनी है बेटा विस्तार पूर्वक। हमको ये दोनों कैटेगरी समझनी है। हम लोग शुरुआत करेंगे शास्त्रीय नृत्य से, केवल इसलिए क्योंकि इसे पढ़ाना थोड़ा सा आसान है। आठ ही है,
तो इनको देखा जा सकता है पहले और एक थोड़ी समझ बनाई जा सकती है। फिर इसके पश्चात, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग बेटा कल्चरल जोन वाइज, स्टेट वाइज जितने भी महत्वपूर्ण फोक डांसेस हैं, हर स्टेट से मेरी कोशिश होगी कि 2, 3, 4 हम तुमसे डिस्कस करें, राइट। और इस कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के बाद मेरी उम्मीद है, हमारे पूरे पीडब्ल्यू परिवार की उम्मीद है कि अब आप प्रीलिम्स के लिए भी बेहतर तैयार होंगे और मेंस के समय पर आप अपने आर्ट और कल्चर का अप्रिसिएशन दिखा करके अपने उत्तर लिख पाएंगे। ठीक है, तो गौर से बातें सुनेंगे यहां पर बच्चों। मेरी कोशिश यह रही है कि हम लोग मल्टीपल सोर्सेस से क्रॉस चेक करके तब कोई इंफॉर्मेशन यहां पे डालें और वही डालें जिसका क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो ध्यान में रखना पूरी बातें और सुनना गौर से, राइट। ओके, चलो विद दैट लेट्स ट्राई एंड बिगिन। सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा बेटे कि हम लोग शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत कर रहे हैं, क्लासिकल डांसेस के। इनके बाकायदा रिटन रूल्स होते हैं, इनके बाकायदा रिटन रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। हमें सबसे पहले क्या जानना है, हमें सबसे पहले जानना है इनके साहित्यिक जो साक्ष्य हैं, जो लिटरेरी वर्क्स हैं, जिससे हमें शास्त्रीय नृत्य के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। हम सबसे पहले तुम्हें अपने कुछ one of the few of the most ancient texts on dances, सबसे पहले मैं तुम्हें वो बताना चाह रहा हूं। उसके बाद हम लोग 1 by 1 क्लासिकल डांसेस को देखेंगे। ठीक है, चलो आज शुरू कर रहे हैं। हम लोगों के 3 किताबें हैं जो मुझे लगता है कि तुम्हारे यूपीएससी के लिए जरूरी है तीनों का नाम जानना, तीनों का नाम जानना। पहली है, सबसे पहली ऑफ कोर्स भरत मुनि की नाट्य शास्त्र। इस किताब के बारे में मतलब मैं जितना भी बोलूं उतना कम है। इसके कई सारे रिसेंशंस अवेलेबल हैं, देयर आर मल्टीपल फॉर्मेट्स ऑफ दिस बुक। एक ही मतलब कई अलग अलग प्रतियां हैं इसकी। जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है उसमें करीब 6000 वर्सेस हैं, जो कि 36 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, 36 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, 6000 वर्सेस या श्लोक। ओके, ये किताब ऐसा माना जाता है बेटे, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल रियलाइज कि ये डेट बताई जाती है, और ये डेट नहीं है, ये तो 400 ईयर का पूरा रेंज है। तो इस दौरान कहीं पर शायद ये किताब मोटा मोटा लिखी गई, नाट्य शास्त्र। दिस इज कंसिडर्ड द अर्लीएस्ट बुक ऑन थिएटर, राइट। इसमें बेटा ड्रामा और उसके तमाम पक्षों पर काफी गौर से एनालिसिस किया गया है, विवेचना करी गई है। व्हाट डू आई मीन हियर, समझना। इनके हिसाब से नाट्य मतलब ड्रामा इज द अल्टीमेट आर्ट, और इसमें डांस, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट्स ये सब इंक्लूडेड है। जैसे आज भी भाई तुम देखो ना तो हमारी पिक्चरें जो बनती हैं उसमें गाना, संगीत, नृत्य ये सब होता है कि नहीं होता है। तो बड़े पुराने जमाने से हमारे वहां यह अवधारणा बनी हुई है। सो नाट्य इज कंसिडर्ड द कॉम्प्रिहेंसिव आर्ट, और इसमें तुम्हारे ये सब इंक्लूडेड है, म्यूजिक, डांसेस, इंस्ट्रूमेंट्स एटसेट्रा। और इस नाट्य शास्त्र में इन्होंने इन सब पहलुओं पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। दिस इज भरत मुनिज नाट्य शास्त्र। इसमें इन्होंने बताया है कि भाई जो डांस है, डांस का क्रिएशन
ब्रह्मा ने किया, ब्रह्मा ने किया। क्योंकि त्रेता युग, अपेरेंटली त्रेता युग, ये अपने युग होते हैं ना, कृता, त्रेता, द्वापर, कली, राइट। ये सारे पासों की संख्या है, डाइस की संख्या। त्रेता मतलब 3, द्वापर मतलब 2। तो ये उसके नाम थे। हम लोग को पासा खेलना बहुत पसंद था बे, बड़े जुआरी टाइप लोग रहे हैं इंडियंस। हम लोग हमेशा से डाइस खेलते थे बहुत ज्यादा। इंडस में भी डाइस मिली है, राइट। और इन्हीं डाइसेस के जो नाम थे फेसेस के, उन्हीं के नाम पे ये 4 युग के नाम रखे गए हैं। हाउ फैसिनेटिंग, इजंट इट? हाउ फैसिनेटिंग। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो इनके हिसाब से त्रेता युग में लोग काफी परेशान थे, मोरालिटी थोड़ी सी गिर रही थी, और इस समय ब्रह्मा ने नाट्य शास्त्र का जो है नाट्य शास्त्र बनाया या लिखा। ब्रह्मा ने नाट्य शास्त्र का निर्माण किया। कैसे किया? ऐसे किया, सुनना। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ब्रह्मा के 4 हाथ हैं। ब्रह्मा ने चारों हाथों में अपने 4 वेद पकड़ लिए। 4 वेद मतलब कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद से लिया पाठ्य, राइट। पाठ्य मतलब बोलने वाला कंपोनेंट, राइट, या गाने वाला कंपोनेंट। सामवेद से लिया म्यूजिक, राइट, संगीत। यजुर्वेद से लिया अभिनय, यजुर्वेद से लिया अभिनय। क्योंकि यजुर्वेद, देखो यजुर्वेद में क्या सारे रिचुअल्स करने के नियम बताए गए हैं यज्ञ के दौरान, तो उससे अभिनय का कॉन्सेप्ट लिया गया। और अथर्व से लिया गया रस, और इन चारों को लेकर के बनाया गया पंचम वेद, जिसे बोलते हैं नाट्य शास्त्र। वो लोग जो वेदों की शिक्षा नहीं पा पाते, जैसे स्त्रियां एवं शूद्र, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो, इसके लिए ये नाट्य शास्त्र को बनाया गया, ताकि मासेस जो हैं वो भी सैल्वेशन पा सकें। इस पर्पस के लिए नाट्य और नाट्य शास्त्र का प्रजनन हुआ, ऐसा आप समझ सकते हैं। यही है मिथ त्रेता युग का, राइट। देखो, पाठ्य, संगीत, अभिनय और रस, ये चारों वेद से लिया गया, और इस तरह से ब्रह्मा ने नाट्य शास्त्र बनाया, और बाद में भरत मुनि को बताया। ऐसा भरत मुनि ने अपनी किताब में बोला है। ठीक है भाई। अच्छा, आगे बढ़ा रहे हैं बात को। जो ऑब्जेक्टिव है इस परफॉर्मिंग आर्ट ड्रामा का, वो केवल एंटरटेनमेंट नहीं है, वो केवल एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि आपको अपने पुरुषार्थ के बारे में रिमाइंड कराना है। पुरुषार्थ मतलब काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, ये 4 लेजिटिमेट लक्ष्य बताए जाते हैं मानव जीवन के, मनुष्य के जीवन के। ये 4 गोल हैं हमारे। इसी थ्योरी को बोलते हैं पुरुषार्थ। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, राइट। तो इसको ऑब्जेक्टिव यही है, नाट्य का ऑब्जेक्टिव यही है, परफॉर्मिंग आर्ट्स का ऑब्जेक्टिव भारत में यही माना गया है कि ये केवल आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं बनाया गया है, अपितु इसलिए बनाया गया है
कि आपको अपने रोजमर्रा की चीजों से ऊपर उठा करके आपको आपके जीवन के 4 लक्ष्य उसके बारे में रिमाइंड कराए। Do you see how fascinating it is? Right? इनका मतलब, इनका सोचने का तरीका आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। ये जो तुम्हारा नाट्य शास्त्र है, इसमें एक बड़ी पॉपुलर थ्योरी दी गई है जिसे कहते हैं रस थ्योरी। रस थ्योरी, रस थ्योरी का मतलब इन्होंने करीब 8 रस दिए और इनका कहना था कि भाई ये जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, जैसे डांस हो गया या नृत्य हो गया या संगीत हो गया, ये जो दर्शक हैं, जो ऑडियंस हैं, उनके अंदर जो इमोशन जगाती हैं उसे बोला जा रहा है रस। उसे बोला जा रहा है रस। और ये थ्योरी जो 8 रस इन्होंने दिए हैं, इसी में बाद में धीरे धीरे 2-3 रस और जुड़ते चले गए और इसको नाम दिया गया है रस थ्योरी। राइट? इसमें ये जो तुम्हारे भरत हैं, इनका आर्ग्यूमेंट कुछ ऐसा है कि भाई जैसे जो वाइन है, राइट, तो वाइन का जो टेस्ट है या जो उसका असर है वो बॉटल पे नहीं होगा, वो वाइन में नहीं होगा, वो पीने वाले की टंग पे होगा। वैसे ही रस थ्योरी में माना गया है कि जो दर्शक है वो सेंटर में है पूरे परफॉर्मेंस के। अगर परफॉर्मर ने उस दर्शक के मन में वो रस जगा दिया जो वो जगाना चाहता है, तो ये एक अच्छी परफॉर्मेंस है, अदरवाइज ये नीरस है। राइट? ये एक मोटा मोटा आर्ग्यूमेंट रस थ्योरी का मैं तुम्हें सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा बता सकता हूं। ठीक है, अभी धीरे धीरे बात को और आगे बढ़ाते हैं, इसके बारे में कुछ चीजें मैं तुम्हें और बताऊंगा। जैसे देखो ये इन्होंने रस दिए हैं: श्रृंगार, करुणा, रौद्र, बीभत्स, हास्य, वीर, अद्भुत, भयानक। ये 8 रस उनकी देन थे। फिर इसमें शांत रस जुड़ा, फिर भक्ति रस आया, वात्सल्य रस भी कुछ लोग ऐड करने लग गए। राइट? हर रस का तुम देखोगे तो एक कलर है और एक ईश्वर है जो उनसे एसोसिएटेड है। राइट? इसको कहते हैं रस थ्योरी। अच्छा, ठीक है, यही इसी में ही जो है क्या कहते हैं तुम्हारे ये नाट्य शास्त्र में ही भरत मुनि ने 2 शब्द और इनका जिक्र किया है जिनको बोलते हैं तांडव और लास्य। राइट? हर नृत्य में ये दोनों एस्पेक्ट होते हैं। हर नृत्य में ये दोनों एस्पेक्ट होते हैं। किसी में कोई डोमिनेट करता है, किसी में दूसरा। तांडव जो है ये पुरुषोचित है, मतलब मैस्कुलिन है। राइट? इसमें शार्प मूवमेंट्स होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना बेटे? मेरी बात समझ रहे हो ना सभी लोग? ये है तुम्हारा तांडव, मैस्कुलिन होता है, इसमें शार्प सडन एंगुलर मूवमेंट्स होते हैं नृत्य के दौरान। और दूसरा है लास्य। लास्य बोले तो ये स्त्रियोचित है, यानी कि फेमिनिन है। इसमें ग्रेस और सेंसुअल फील ज्यादा दिया जाता है। राइट? इसमें देखो मैंने कुछ सॉफ्ट है, फ्लूइड है, बहाव है इसमें। जो तांडव है उसमें सडन मूवमेंट्स हैं, लास्ट में देयर इज अ फ्लो।
राइट। तो वो थोड़ा फेमिनिन एस्पेक्ट दिखाता है, ये थोड़ा सा मैस्कुलिन एस्पेक्ट दिखाता है। ये दो भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, तांडव और लास्य। ठीक है, तो ये नाट्य शास्त्र जो है, ये मैंने तुम्हें थोड़ा सा इसका फील दिया है। अगर भगवान ने चाहा तो इस क्लास में, नहीं तो म्यूजिक वाली क्लास में मैं इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा भी करूंगा। ठीक है, अभी मेरा पेट नहीं भरा है। अच्छा, आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, अगली किताब जो बहुत जरूरी है भारत के ड्रामेटर्जी और डांस को समझने के लिए, वो है नंदिकेश्वर की अभिनय दर्पण। नंदिकेश्वर की अभिनय दर्पण। इसका हमें नहीं मालूम है कि नंदिकेश्वर कहां के रहने वाले थे, इनका जीवन काल कौन से समय का है, ये भरत के पहले हैं या बाद में है, इसके बारे में भी कोई डेफिनेट राय ओपिनियन नहीं मिल रही है। बट ये जो किताब है ये सरवाइव कर गई है। और इस बुकलेट में एक तरह की ये परिशिष्ट है, मतलब अपेंडिक्स है एक तरह का ये। और इसमें जो हस्त मुद्राएं होती हैं बेटे, हैंड जेस्चर्स, उनका बहुत अच्छा एनालिसिस किया गया है। इस किताब में नंदिकेश्वर ने अभिनय को 4 भिन्न प्रकारों का बताया है। राइट, तो नंदिकेश्वर का कहना है कि भैया 4 तरह का अभिनय होता है। राइट, कौन कौन सा? एक है अंगों का अभिनय, जैसे देखो ना, मैं जो अंगों का, मैं जो हिला रहा हूं अपने हाथ, गर्दन, ये अंगों का अभिनय है। फिर है बेटा वाचिका अभिनय, जो मेरे शब्दों की भाषा में उतार और चढ़ाव है, सॉरी, उतार और चढ़ाव है। राइट, दैट इज वाचिका अभिनय। क्या बात है, खूबसूरत है कि नहीं? देखो, उस समय इतना सोचना। राइट, ये नाट्य शास्त्र में और नंदिकेश्वर की किताब में इस तरह से चीजों को एनालाइज किया गया है। ठीक है, तीसरा है आहार्य अभिनय, मतलब कॉस्ट्यूम। देखो, मैंने जो कपड़े पहने हैं ये भी अभिनय का हिस्सा है। मैं जो मेकअप करूंगा ये अभिनय का हिस्सा है। इसकी भी जरूरत को समझा है नाट्यशास्त्र में भी और अभिनय दर्पण में भी। और चौथा और आखिरी यह है सात्विक अभिनय। सात्विक अभिनय जिसमें मैं अपनी भाव से, राइट, अपने चेहरे की बूंद, मतलब जो पसीने की बूंद बह रही है, राइट, इनसे जो कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज सात्विक अभिनय। राइट, तो ये 4 प्रकार हैं अभिनय के। ये भी हमारे सामने प्रीलिम्स में टकरा सकते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा, तीसरी किताब करीब करीब 11वीं शताब्दी में, 11th सेंचुरी सीई में, अभिनव गुप्त जो कि एक कश्मीरी थे, अभिनव गुप्त जो कि एक कश्मीरी थे, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है अभिनव भारती। ये नाट्य शास्त्र की के ऊपर लिखा गया भाष्य है, टीका है, मतलब कमेंट्री है। नाट्य शास्त्र की बात को और इलैबोरेशन के साथ प्रस्तुत किया गया है। दिस इज कॉल्ड एज अभिनव। देखो, अभिनव इनका नाम है और भरत का काम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो अभिनव भारती इन्होंने नाम रखा। कितना प्यारा नाम रखा, याद करना कितना आसान है। 11th सेंचुरी कश्मीर। ये 3 किताबें भारत के शास्त्रीय नृत्य कला की नींव हैं। जो नृत्य इनमें दिए गए नियमों का पालन करते हैं उन्हीं को शास्त्रीय नृत्य बोला जाता है। ठीक है, इनमें दिए गए रूल्स को जो फॉलो करते हैं, दे आर कॉल्ड एज क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। सो रिमेंबर दीज 3 बुक्स एंड देयर नेम्स एंड देयर ऑथर्स।
अच्छा, जो भारत की शास्त्रीय कला है, शास्त्रीय नृत्य शैली है, इसमें गुरु शिष्य परंपरा, इसका भी बहुत सराहनीय योगदान रहा है। राइट, दीज गुरुज, राइट, 12-12 साल तक पढ़ाते थे ये लोग बच्चों को, राइट, और सिखाते थे ये सारी चीजें, तमाम तरह के डांसेस, राइट, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ऐसे पास होते गए हैं ये। So this guru shishya parampara has been a key factor in ensuring that these amazing dance forms, जो सारे के सारे नाट्य शास्त्र में दिए गए नियम कानून को मानते हैं, वो कैसे अलग अलग रीजन में जा करके अलग अलग फॉर्म ले रहे हैं। मेरी बात समझे, समझी मेरी बात? हमने कहा कि देखो नियम कानून वही थे, लेकिन भारत में इतनी ज्यादा विविधता है, डाइवर्सिटी है, दैट व्हेन द सेम सेट ऑफ रूल्स आर बीइंग फॉलोड इन डिफरेंट एरियाज, विद जहां पे लोगों का एस्थेटिक्स का भाव अलग है, तो वो लोग कुछ कुछ नियम ले रहे हैं, कुछ कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ को ट्विस्ट कर रहे हैं, और ये अलग अलग फॉर्म शास्त्रीय नृत्य के बन के आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। वैदिक एजेस में ये एक शब्द पता चलता है, आई थॉट कि मैं तुम लोग को बता दूं, शायद यही प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाए। जो लोग परफॉर्मर होते थे, ड्रामा में एक्टिंग करते थे, डांस करते थे, इनको बोला जाता था शैला लिन, शैला लिन, शैला लिन। This was the name of this is how the performers were referred to during the Vedic times. शैला लिन। ये देखो, ये तुम्हारे 9 वो है बच्चा, क्या है? नवरस है, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय गवर्नमेंट की, जिसको 1952 में एजुकेशन मिनिस्ट्री ने स्टैब्लिश किया, संगीत नाटक अकादमी, राइट, संगीत नाटक अकादमी। इसको 1952 में एजुकेशन मिनिस्ट्री ने स्टैब्लिश किया। इसके पहले जो हेड थे, चेयरमैन थे, हिज नेम इज डॉक्टर पीवी राजा मन्नार। ये इन्फो भी साइड में कहीं दिमाग में दबाओ, है ना, ये भी दबाओ, कभी कभी यही क्वेश्चन बन जाता है। तो यही वो अथॉरिटी है जो किसी को शास्त्रीय नृत्य का टैग देती है। भाई, शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य कहा जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करते हैं। इन्होंने अभी तक 8 डांसेस को क्लासिकल की श्रेणी में रखा है। सबसे आखिर था अभी सत्रिया, जिसको 2000 में क्लासिकल डांस की श्रेणी में रखा गया। एंड दीज आर दी 8 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। संगीत नाटक अकादमी, नेशनल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा, ये 8 डांसेस हैं। इसमें से कई के नाम तुमने पहले से सुन रखे होंगे, मुझे उम्मीद है, जैसे कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक एंड सत्रिया। देखो मैप पे भी मैंने बता दिया है, थोड़ा सा शायद याद रहे। देखो, ये राजस्थान है, दिस इज राजस्थान, दिस इज यूपी। इन दोनों जगह पे कथक होता है, ठीक है। असम में तुम्हारा सत्रिया होता है। मणिपुर में, दिस इज मणिपुर, मणिपुर में मणिपुरी होता है। ये ओडिशा है, यहां पे ओडिसी होता है। ये आंध्रा है, यहां पे कुचिपुड़ी होता है। ये तमिलनाडु है, यहां पर तुम्हारा भरतनाट्यम होता है, राइट। और ये है केरला, ये अकेला स्टेट है जहां से 2 क्लासिकल डांसेस निकल के आते हैं,
बोथ ऑफ देम आर वेरी ब्यूटिफुल। एक है मोहिनीअट्टम और दूसरा है कथकली। ठीक है, तो 7 स्टेट्स जहां पे 8 क्लासिकल डांसेस तुम्हारे ऐसे मौजूद रहते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, एक पॉइंट और समझ लो। हम लोगों की जो फिलॉसफी है, मतलब हम लोगों की, मतलब जब मैं कहूं तो इसका मतलब है इन जनरल इंडिया, राइट, द सबकॉन्टिनेंट आई शुड से, राइट। सो ये जो हम उपमहाद्वीप की फिलॉसफी अगर तुम थोड़ा सा जानने की कोशिश करोगे तो यहां पे बहुत सारे लोगों की ये मान्यता रही है कि ये पूरा सब कुछ जो निर्माण हुआ है, राइट, जितना भी आप एवरीथिंग विच यू सी अराउंड योरसेल्फ, राइट, ये 5 तत्वों से बना है। इन्हें कहते हैं द 5 ग्रेट एलिमेंट्स और पंच महातत्व, राइट। ये है तुम्हारे आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। हमने तुम्हें 8 क्लासिकल डांसेस दिखाए, इनमें से 5 ऐसे हैं जो पंच महातत्व नृत्य कहे जाते हैं। मतलब हर एक नृत्य एक एलिमेंट से जोड़ा गया है। तो ये एक डायग्राम फॉर्म में तुम्हारे सामने मौजूद है, इसको भी रिवाइज करते रहना, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो, भरतनाट्यम को जोड़ा गया है अग्नि से। अभी हम जब एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे ना, तो ये बात फिर से लिखी होगी। ओके, ठीक है, कि भरतनाट्यम जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा होगा ये पॉइंट, लेकिन अभी एक डायग्राम से भी समझ लो। भरतनाट्यम अग्नि, कुचिपुड़ी पृथ्वी, ओडिसी जल, राइट, कथकली आकाश और मोहिनीअट्टम वायु। सो दीज आर योर पंच महातत्व नृत्य। ओके, चलो, नाउ बिगिनिंग विद द भरतनाट्यम फॉर द फर्स्ट क्लासिकल डांस, एज द फर्स्ट क्लासिकल डांस हम लोग सबसे पहले उठाने जा रहे हैं बेटे अभी तुम्हारे भरतनाट्यम को। तमिलनाडु का डांस है। इसको देखा जाए तो इसके पुराने नाम पता चल रहे हैं, सादिर और दाशियाट्टम, राइट। ये सोलो डांस है। इन्हें मोस्टली तुम देखोगे कि एक ही महिला परफॉर्म करती है, राइट। सदिर और दासी अट्टम नाम से भी इनको जाना जाता है। ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु के एरिया के जो मंदिर थे, उनमें जो देवदासीज थी, वो ये डांस करती थी, राइट, वो ये डांस करती थी। इसको पल्लवों ने पेट्रोनाइज किया। उसके बाद पल्लव के बाद देखो ना, चोल आए थे 900 से लेके 1200 तक, उन्होंने किया। फिर पांड्य, नायक, इन लोगों ने भी भरतनाट्यम को पेट्रोनाइज किया। इन्होंने भी भरतनाट्यम को पेट्रोनाइज किया। इसके बाद यहां मराठा भी आ गए तंजौर में। मराठों ने भी इनको काफी ज्यादा पेट्रोनाइज किया, भरतनाट्यम डांस को। ठीक है भाई। अच्छा, हमको बताया जा रहा है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, मतलब अर्ली 1800s में, 4 नृत्य के टीचर्स थे। टीचर्स को बोला जाता है यहां पे नट्टू वनर। जो आपका गुरु है, जो आपको भरतनाट्यम सिखा रहा है, उसे बोलते हैं नट्टू वनर। तो 4 टीचर्स, 4 डांस टीचर्स थे। इनको थंजावुर की चौकड़ी या थंजावुर क्वार्टेट बोला जाता है। इनके नाम एक बार बोल रहा हूं, चिन्नैया, पोन्नैया, वदिवेलु और शिवनंदम। ये थंजावुर के 4 भाई, राइट, 4 आप समझ लीजिए टीचर्स थे, नट्टू वनर। इन्होंने ये जो पूरी सदिर, दासियट्टम या भरतनाट्यम, जो भी कहना चाहो, इसकी परफॉर्मेंस को एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर दिया 19वीं शताब्दी में आकर के, कि भैया देखो, जब भरतनाट्यम करने जा रहे हो तो ये नहीं कि कभी भी कुछ भी कर लोगे। ये उसका पूरा स्ट्रक्चर होगा। पूरी परफॉर्मेंस में पहले आपको ये करना है, फिर ये करना है, एंड सो ऑन यू विल प्रोसीड।
मैं 2 मिनट का समय लेकर के ये शब्द भी तुम्हें थोड़े थोड़े बोल के बताना चाह रहा हूं, सुने रहोगे तो क्वेश्चन निकल जाएगा प्रीलिम्स में। ठीक है, सुनना। अगेन रिमेंबर मैं क्या बता रहा हूं कि इन 4 डांस टीचर्स ने भरतनाट्यम परफॉर्मेंस का ये स्ट्रक्चर बताया। सबसे पहले बताया अलारिपू, इसका अर्थ होता है कली का खिलना, ब्लॉसमिंग ऑफ अ फ्लावर, राइट, ब्लॉसमिंग ऑफ अ फ्लावर। तो अलारिपू में एक तरह से जो डांसर है, नृत्यांगना जो है, वो वार्म अप करेगी, सम बेसिक डांस मूव्स होंगे, राइट। उसके बाद जाति स्वरम, जाति स्वरम। मैंने तुमको एक बात नहीं बताई यार, मुझे पीछे चलना पड़ेगा, सॉरी, मैं बिना बताए आगे नहीं जाऊंगा। हाँ, ये देखो, यस, एक बात तो मैंने बताई नहीं तुम लोग को, सुन लो जरा सा। जो मैंने तुम्हें अभिनय दर्पण बताया था ना, नंदिकेश्वर वाला, अभिनय दर्पण नंदिकेश्वर वाला, उस किताब में 3 शब्दों का डिस्कशन है, 3 शब्द रिफर किए गए हैं। एक को बोला जा रहा है नाट्य, नाट्य जिसमें डायलॉग होगा, स्टोरी टेलिंग होगी, ये सारा काम होगा। एक है नृत्य, नृत्य मतलब होता है, अंग्रेजी में भी देखो लिखा है नृत्य, राइट। नृत्य का मतलब होता है सिर्फ डांस के मूवमेंट करना, अपने चेहरे पे कोई, मतलब चेहरे के एक्सप्रेशंस मैटर नहीं कर रहे हैं, केवल आपके मूवमेंट्स, मतलब दिस इज प्योर डांस। यू जस्ट हैव टू मूव योर बॉडी, योर हैंड्स, योर लिम्स एटसेट्रा। आपको इमोट नहीं करना है, राइट, दैट इज कॉल्ड एज ए नृत्य। और जब नृत्य में आप भाव ले आते हैं अपने चेहरे पे, यू स्टार्ट इमोटिंग, यू स्टार्ट टेलिंग अ स्टोरी, दैट इज व्हेन इट बिकम्स नृत्य। एक तो शब्द है नाट्य, जिसमें स्टोरी होगी, डायलॉग होंगे, ये सारी चीजें होंगी, है ना। एक है नृत्य, प्योर डांसिंग, कोई भाव एक्सप्रेशन नहीं है, जस्ट द डांस। और एक है नृत्य, इसमें चेहरे पे इमोशंस होंगे, राइट। देयर विल आल्सो बी अ स्टोरी विच इज बीइंग टोल्ड, राइट, इट इज कॉल्ड एज नृत्य। फिर तो ये ध्यान रखना, ये नंदिकेश्वर जी ने ये 3 शब्दों का जिक्र अपने अभिनय दर्पण में किया है, राइट। ओके, तो देखो, जो सबसे पहले हमने तुम्हें बताया स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे, याद करो हम लोग ना भरतनाट्यम के। तो सबसे पहले अलारिपू, इसमें कुछ वार्मिंग अप होगी। फिर है तुम्हारा जाति स्वरम, इसमें केवल नृत्य होगा, मतलब प्योर डांसिंग होगी। फिर है शब्दम, अब यहां पर अभिनय शुरू है, राइट, अभिनय यहां से शुरू है। फिर है वर्णम, वर्णम इज वेयर दिस इज द मोस्ट इंट्रिकेट पार्ट, यहां पे सबसे ज्यादा डांस और स्टोरी टेलिंग हो रही है, नृत्य का कंपोनेंट है यहां पर, वर्णम, राइट। फिर है पदम, यहां पे थोड़ा सा टेम्पो नीचे कर दिया जाता है डांस का। फिर है जवाली, ये जो पदम है ये दिखा रहा है दैवीय इश्क, प्यार, देवता, स्पिरिचुअल लव, लव टूवर्ड्स यू नो क्रिएटर। और फिर है तुम्हारा जवाली, ये मानव हृदय का प्यार दिखा रहा है, राइट, ये थोड़ा सा फास्टर टेम्पो पे है। और आखिरी में आता है थिल्लन, थिल्लन या थिल्लना, ये आखिरी स्टेज है, इसमें एक बार फिर से प्योर नृत्य होता है, प्योर नृत्य होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर है भरतनाट्यम का। हमसे प्रश्न कैसे बन सकते हैं कि जाति स्वरम, वर्णम, अलारिपू ये किस नृत्य से संबंधित है? एक तो ऐसे बन सकता है डायरेक्ट,
राइट, ध्यान रखना थोड़ा सा इन शब्दों का। अ, आगे बढ़ रहे हैं भरतनाट्यम को लेकर के। चिदंबरम का जो नटराज मंदिर है, शिव जी का जो मंदिर है, उसके गोपुरम पर, ये चोल काल का मंदिर है, राइट, इसके गोपुरम पर जो बाउंड्री में गेट्स लगे होते थे, उसके गोपुरम पर 108 कारण या करना करना स्कल्पचर्स ऐसे बने हुए हैं। ये 108 पोस्चर्स हैं जो कि नाट्य शास्त्र से लिए गए हैं, और यही 108 कर्ण भरतनाट्यम के बेसिक पोस्चर्स, बेसिक मूवमेंट्स माने जाते हैं, राइट। इनको अदावु भी बोलते हैं। एक शब्द, ये तो संस्कृत का टर्म है, ये तमिल शब्द है। भरतनाट्यम में 108 बेसिक पोस्चर्स हैं जिनको बोला जाता है कर्णा या बोला जाता है अदावु, और ये हमें चिदंबरम मंदिर के गोपुरम पर भी बने हुए मिलते हैं, राइट। नाट्यशास्त्र में भी मेंशन है। भरतनाट्यम देख रहे हो ना, भरत का, जिसको जिसको भरत ने ही बनाया। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि भरतनाट्यम क्या ओरिजिनेटर इज भरत हिमसेल्फ, नाट्यशास्त्र वाले। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है यार, भरत, भ से भाव, र से रस, त से ताल, ये वो वाला भरतनाट्यम है, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं, उससे हमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। बट यस, हमें ध्यान रखना है कि ये मंदिरों में, ये देवदासीज का डांस था, ये मंदिरों में होते थे। ये सारे क्लासिकल डांसेस जो है ना, ये मोस्टली तुम देखोगे बेटे, ये स्पिरिचुअलिटी से शुरू हुए, फिर धीरे धीरे ये उसमें आ गए, रॉयल कोर्ट्स में आने लग गए। ठीक है बच्चा, आगे देखते हैं। अच्छा ये समझ लो बेटे कि 1890s से एक अच्छा खासा कॉलोनियल इंडिया में एंटी डांस मूवमेंट शुरू हुआ। मतलब ये जितने भी कॉलोनियल अफसर थे, जितने भी तुम्हारे मिशनरी थे, जो विदेशी चर्च वर्च यहां पे सब आके जमा हो गए थे, इन सब लोगों ने इन नृत्यों को, इन नृत्यांगनाओं को हैरेस करना शुरू किया। इनमें से बहुत सारे डांस फॉर्म्स बैन कर दिए गए। इन्होंने सभी के सभी को प्रोस्टिट्यूशन से लिंक कर दिया एक साथ। दे पेंटेड ऑल ऑफ देम विद वन ब्रश। जो देवदासी वाला पूरा कॉन्सेप्ट था बेटे, यस, उसके काफी फॉलआउट्स नेगेटिव निकल रहे थे, आई एग्री। बहुत सारी कन्याओं के संग उसमें बहुत दुर्व्यवहार हुआ। इसी वजह से 1927 में देखो ना, देवदासी एक्ट लगाया गया, बैन कर दिया गया देवदासियों को, ये प्रैक्टिस को, सॉरी, बैन कर दिया गया, आई शुड से। देवदासी बेसिकली लोग अपनी कन्याओं को दान कर देते थे मंदिरों में, और यह मान लिया जाता था कि इनकी शादी हो गई है ईश्वर से, और ये मंदिर में लोगों को तरह तरह से अपने रोल प्ले करती थी। कोई डांस करता था, कोई प्रसाद बना रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। धीरे धीरे इसमें एलिमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूशन आया, नो डिनाइंग दैट। बट अंग्रेजों ने एक झटके में सभी को गलत सिद्ध करने की कोशिश करी। बट तो हुआ क्या ना बच्चे, कि इस वजह से तुम देखोगे कि हमारे शास्त्रीय नृत्यों में 19th सेंचुरी के बाद से ही एक डिक्लाइन आने लगा, और इनका रिवाइवल हुआ है। फिर कुछ बहादुर लोगों ने समाज के खिलाफ जाकर, अंग्रेजों के खिलाफ जाकर हमारी इस धरोहर को बचाया। तो ऐसे कुछ लोगों के नाम आएंगे हम लोग के सामने, तो उनको याद रखना मेंटली कि कौन भरतनाट्यम से जुड़ा है, कौन कुचिपुड़ी से जुड़ा है, कौन कला कथकली से जुड़ा है, एटसेट्रा।
याद रखेंगे, ठीक है। तो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं कि जब भैया भरतनाट्यम की बात आती है तो यह भी डिक्लाइन हुआ बुरी तरह से, राइट। ऐसे में ई कृष्णा अय्यर, ये एक पुरुष है और देखो ये लड़कियों की तरह ड्रेसअप होकर के भरतनाट्यम करते थे, राइट। ई कृष्ण अय्यर और रुक्मिणी देवी आरुंडेल, इन दोनों लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया भरतनाट्यम को विश्व स्तर पे फिर से खड़ा करने में, राइट। इट वंस अगेन यू नो दे रिवाइव्ड द एंटायर थिंग, एंड भरतनाट्यम अब इस समय कितना ह्यूज है ये तुम्हें मालूम है। अमेरिका में भी मैंने सुना है कि इसके भाई बाकायदा डांसिंग स्टूडियोज चलते हैं जहां पे इंडियन क्लासिकल डांसेस, स्पेशली भरतनाट्यम इज अ मेजर हिट, राइट। तो दीज आर सम ग्रेट पीपल, इजंट इट। भरतनाट्यम, कुछ और बात ध्यान रखो, मैंने तुम्हें बताया भाई कि ये अग्नि का परिचायक है, पंच महातत्वों में भरतनाट्यम अग्नि का परिचायक है। यहां पर लास्य और तांडव दोनों पे बराबर का जोर दिया जाता है। एक और खास बात ध्यान रखना, इनकी जो साड़ी होती है जरा वो और देखो, वो ऐसे फैन की तरह खुलती है, विच लुक्स वेरी प्रिटी। दूसरी बात, इनके घुटने हमेशा बेंट रहते हैं, नीज जो है ना वो अक्सर बेंट रहती हैं। दिस इज ऑल्सो वन वेरी पिक्यूलियर एस्पेक्ट ऑफ भरतनाट्यम। घुटने जो हैं ये बेंट रहते हैं। इस बेंट घुटने की पोजीशन को बोलते हैं आरामंडी पोजीशन, हाफ सिट, राइट। हाफ सिट सब तुम्हें दिख तो रहा नहीं होगा, बट यू गेट द पॉइंट, राइट, है ना। हाफ सिटिंग पोजीशन, इस टाइप का ये लोग कुछ रखते हैं, ठीक है। और अच्छा, दूसरी बात, इस डांस क्यों कहते हैं एकाहार्य, क्योंकि ये सोलो डांस है, राइट, एकाहार्य। और यही एक नृत्यांगना कई मल्टीपल रोल प्ले करेगी, कभी ये कृष्ण बन जाएगी, फिर ये राधा बन जाएगी, फिर ये कोई गोपी बन के डांस करने लग सकती है। सो द सिंगल लेडी इज गोइंग टू टेक मल्टीपल रोल्स, दिस इज कॉल्ड एज एकाहार्य। कहीं कहीं किताबों में एकाहार्य लास्य लिखा, एकाहार्य लास्यम, राइट। तो इसको एकाहार्य बोलते हैं भरतनाट्यम की स्टाइल को। अब हम आ गए हैं अपने दूसरे नृत्य पर, 8 हैं टोटल, हम आ गए हैं अब कुचिपुड़ी पर, राइट। वी आर नाउ एट कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये जो नाम है ये आंध्र प्रदेश के एक गांव जिसका नाम बताया जाता है कुचेलापुरम, या कुछ लोग कहते हैं कुसेलावपुरी, आंध्र प्रदेश का ये एक गांव है, कृष्णा जिले का, राइट। कृष्णा नदी जहां पे यू नो बे ऑफ बंगाल से मिल रही है, उसी के आसपास का ये इलाका है। तो वहीं से ये आया है कुचिपुड़ी नाम, हम लोग को बताया जा रहा है, सुनो ऐसे समझना, ठीक है। हम लोग को बताया जा रहा है कि सिद्धेंद्र योगी एक अनाथ व्यक्ति थे जिनके गुरु का नाम बताया जा रहा है नरहरि तीर्थ। तो ये सिद्धेंद्र योगी जो हैं, इन्होंने 17वीं शताब्दी में कुचिपुड़ी को स्ट्रक्चर दिया, ऑर्गेनाइज किया, ऐसा तुम कह सकते हो। ये उनके लिए बड़े की पर्सनालिटी हैं, राइट। ये बेसिकली इसमें जो थीम होती है, जो भी तुम्हारे कुचिपुड़ी में ये लोग नृत्य करते हैं, तो वो उसकी जो स्टोरी सुनाते हैं वो भागवत पुराण से ली गई है, राइट। ये जो डांसर्स हैं इनको बोलते थे भगवाथलू। ये जो डांसर्स थे जो कुचिपुड़ी करते थे कुचेलापुरम इलाके में, इनको विजयनगर के जो रूलर्स थे उन्होंने पेट्रोनाइज किया। उसके बाद गोलकोंडा, वहां के भी जो शासक थे
उन्होंने इस नृत्य को काफी पेट्रोनाइज किया, राइट। जब यहां पे इस एरिया में इस्लामिक रूल हो रहा था तो कुछ कुछ लोग आंध्र प्रदेश से माइग्रेट होके थंजावुर आ गए, और वो लोग थंजावुर में आके वही कुचिपुड़ी ही कर रहे थे, कुछ चेंजेस ले आए तमिल कल्चर के हिसाब से। भाई ये तो तेलुगु में हो रहा था, राइट। यहां पर इन्होंने कुछ चेंजेस लाए, इसको बोला जाता है भागवत मेला। तो कुचिपुड़ी कुचेलापुरम में आंध्रा में हो रही थी, कुछ लोग नाच रहे थे, उनमें से कुछ लोग नीचे चले गए, वैसे ही नाचा, उसका नाम है भागवत मेला, राइट। और ये दोनों जो ट्रेडिशन है, भागवत मेला और कुचिपुड़ी, ये यक्षगान से काफी सिमिलर है। यक्षगान दक्षिणी कर्नाटका, बोले तो तुलुनाडु के इलाके में होने वाला एक फोक डांस है यक्षगान, जिसको सिद्धेंद्र योगी के गुरु नरहरि तीर्थ ने स्टैब्लिश किया था कर्नाटका में। अब समझे थोड़ा सा, नरहरि तीर्थ ने यक्षगान बनाया, उन्हीं के शिष्य सिद्धेंद्र योगी ने आंध्रा में कुचेलापुरम में कुचिपुड़ी स्टैंडर्डाइज किया, कुछ कुचिपुड़ी आर्टिस्ट नीचे चले गए, वो बन गए भागवत मेला। तो ये तीनों शब्द एक साथ याद रखना है ना, पक्का कोई कठिन क्वेश्चन आएगा तो तुम फोड़ दोगे उसे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ रहे हैं कुचिपुड़ी की स्टोरी को लेकर के। कुचिपुड़ी की जो परफॉर्मेंस होती है बेटे, ये भी काफी फैसिनेटिंग है। देखो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले इसमें मंडूक शब्दम, सबसे पहले इसमें मंडूक शब्दम नाम का एक पार्ट होता है, एलिमेंट होता है, जिसमें जो डांसर है वो एक मेढक की कहानी दर्शाता है। मंडूक मतलब होता है मेढक, तो मंडूक, स्टोरी ऑफ अ फ्रॉग इज नरेटेड, राइट। कुचिपुड़ी की ये खास बातें हैं, ध्यान रखना। फिर क्या करते हैं ये, यहां पे जो डांसर है वो बहुत टैलेंटेड है यार, समझ लो। ये लोग क्या करते हैं बेटा, एक ब्रास की प्लेट रखते हैं, ब्रास की, राइट, पीतल की ऐसे प्लेट रखते हैं, और उसके एजेस पे डांसर नाचती है, और ऊपर बड़े बड़े दिए या ये सब बैलेंस करके, दिस इज कॉल्ड एज तरंगम, ठीक है। ब्रास प्लेट के एजेस पे डांस करना वाइल बैलेंसिंग लैंप्स ऑन योर हेड, दिस इज कॉल्ड एज तरंगम। इसके बाद एक और बहुत ही मनोरम एलिमेंट है बेटे, बहुत खूबसूरत, दिस इज कॉल्ड एज जल चित्र नृत्यम। एक डांसर, राइट, शी बाउज डाउन टू द ऑडियंस, और सामने जो है एक वो रहता है स्क्वायर एरिया, जहां पे चॉक डस्ट या कोई पाउडर टाइप की चीज रखी होती, डाली होती है, मिट्टिया, और उसके ऊपर वो डांस करती है, मेकिंग अ अ पेंटिंग, मतलब अपने फुट से, पैरों के मूवमेंट से वो कॉम्प्लिकेटेड आर्ट बना देती है। दिस इज कॉल्ड एज जल चित्र नृत्यम। अपने पैर से, अपने अंगूठे से, अपने एड़ी से, बहुत खूबसूरत है। आई वुड एडवाइस कि एक बार जाकर के सर्च करो और देखो जरूर इसे, राइट। अच्छा, तेलुगु भाषा में इसकी रचनाएं होती हैं, और कार्नाटिक म्यूजिक की क्लास हम लोग अलग रखेंगे, एक लेंगे जरूर, मेरा मन है म्यूजिक की भी क्लास लेने का, और उसमें भी मैं कुछ नई बातें तुम लोग को जरूर बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए ध्यान रखो कि अपनी म्यूजिक जो है ना, शास्त्रीय संगीत दो प्रकार की होती है, एक होती है हिंदुस्तानी क्लासिकल, एक होती है कार्नाटिक। दक्षिण में कार्नाटिक म्यूजिक पॉपुलर है, ठीक है, दक्षिण भारत में। तो यहां पर जब कुचिपुड़ी होती है तो कार्नाटिक म्यूजिक का इस्तेमाल होता है, मृदंग और वायलिन,
ये प्रमुख वाद्य होते हैं। ये देखो कुचिपुड़ी जो है ये अर्थ, पृथ्वी का है, पृथ्वी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, जैसे भरतनाट्यम अग्नि को कर रहा था। जो डांसर है वो बीच बीच में गा भी सकती है, गा भी सकता है। ये है सिद्धेंद्र योगी, उनका एक आर्टिस्टिक डिपिक्शन। याद रखना, सिद्धेंद्र योगी, कुचिपुड़ी, भागवत मेला, यक्षगान, इनकी एक साथ एक स्टोरी जैसी चीज प्रेजेंट है। ठीक है, आगे देख रहे हैं। नेक्स्ट डांस, दिस इज कथकली। कथकली ये केरला का है, केरला के मंदिरों के प्रांगण में होता था ये। कथा का मतलब कहानी और कली का मतलब ड्रामा। कथकली, स्टोरी थ्रू अ ड्रामा, राइट। इसका ओरिजिन बताया जाता है, देखो समझो कैसे ओरिजिन इसका कैसे हुआ। बताया जाता है कि ये इस समय जो इस इलाके में बहुत सारे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स टाइप के लोग थे, ठीक है। तो ये लोग कुछ डांस परफॉर्मेंस जो है लोग करवाते थे, जिनका नाम बताया जाता है रामनट्टम और कृष्णा अट्टम, मतलब कृष्ण और राम की कहानियां ऐसे नृत्य संगीत के माध्यम से होती थी। ये लोकल परफॉर्मेंसेस हुआ करती थी, ये हमें पता चलता है। ठीक है, अच्छा, तो रामअट्टम और कृष्णाट्टम, ठीक। फिर इसमें इंफ्लुएंस है कुडियाट्टम का, इसमें इंफ्लुएंस है कुडियाट्टम का। ये यूनेस्को की लिस्ट में है कुडियाट्टम, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग संस्कृत थिएटर इन द वर्ल्ड, कुडियाट्टम, केरला का। तो फिर से मेरी बात सुनो, हम तुमसे कह रहे हैं कि भैया कथकली का जो ओरिजिन है उसमें ये सारे एलिमेंट आते हैं। रामनट्टम, कृष्णाट्टम, जो वहां का लोकल कुडियाट्टम था, संस्कृत थिएटर वाला एलिमेंट, वो भी इसमें घुसा। साथ ही साथ यहां का लोकल मार्शल ट्रेडिशन जो था, मार्शल आर्ट का, जिसे कहते हैं कलारी, कलारी पत्तू, तो कलारी ट्रेडिशन जो था वो भी इसमें इन्वॉल्व हुआ। क्योंकि भाई देखो ना, जो मार्शल डांस होता है उसमें भी तो इंसान जिस तरह से घूम रहा है, डांस, इट्स काइंड ऑफ डांस, मार्शल आर्ट, ये डांसिंग एज वेल एज फाइटिंग, तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं कभी कभी, राइट। तो वहां का भी जो मूवमेंट्स हैं डांसर्स के, वो कलारी ट्रेडिशन से भी प्रभावित हैं। ये है कथकली। अच्छा, कुडियाट्टम के बारे में मैंने 2 लाइन लिखी हैं। ये प्राचीन संस्कृत थिएटर है, रंगमंच, ठीक है। और इसमें कुथु, इसमें कुथु नाम की लोकल ट्रेडिशन भी जुड़ा है। कुथु जो है संगम एज से मौजूद था तमिलहम में। कुथु एक स्टोरी टेलिंग का फॉर्म था जो तमिलहम में संगम एज से मौजूद है। तो कुडियाट्टम और कुथु, राइट, कुडियाट मतलब संस्कृत थिएटर और कुथु, ये दोनों मिलकर के बनते हैं कुडियाट्टम। मतलब जो संस्कृत का प्राचीन थिएटर था उसमें लोकल तमिल इंफ्लुएंस आए और ये बना कुडियाट्टम। तमिलहम के इंफ्लुएंस में ये बना कुडियाट्टम, जो आज भी केरला में परफॉर्म किया जाता है, राइट। यूनेस्को ने इसको ओरल और इंटेंजिबल हेरिटेज, मानवता की ओरल और इंटेंजिबल हेरिटेज का मास्टरपीस माना है, राइट। जनरली इसे केवल पुरुष वर्ग ही परफॉर्म करता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉप्स का इस्तेमाल नहीं होता है, परंतु बहुत इलैबोरेट मेकअप किया जाता है और हेड गियर जो सर पे पहनते हैं वो भी बड़ा विशाल होता है, ठीक है। और ड्रेस भी इनकी बड़ी जबरदस्त होती है, ठीक है। हर रंग, मेकअप में जो जो रंग लगाए जाते हैं उन सब का अपना महत्व है, उन सब का अपना एक मतलब है। जैसे देखो, अगर हरा रंग का लगाया है अपने चेहरा
तो आप अच्छे कुल के हैं या डिविनिटी दिखाते हैं, अच्छे इंसान दिखाए जाते हैं। ठीक है, अगर ब्लैक है तो आप ईविल हैं। महिलाओं को और साधुओं को पीले पेंट से दिखाते हैं। अगर आपकी दाढ़ी सफेद है तो आपका कॉन्शियस थोड़ा ज्ञानी टाइप है। इस तरह से इनके हर जो है क्या कहते हैं, छोटे छोटे कलर का, पेंट का अपना खुद एक सिंबॉलिक मतलब है। राइट, ये देखो, देख रहे हो हेड गियर, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। और ये देखो इनका हरा चेहरा है। हरा का मतलब क्या हुआ? नोबिलिटी, डिविनिटी एंड वर्च्यू। अच्छा, ये जो कथकली के नृत्य हैं ये अक्सर एक टकरार दिखाते हैं, एक तकरार दिखाते हैं, टकरार दिखाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट दिखाते हैं। किसके बीच में? अच्छाई और बुराई के बीच में। ये इनकी एक फेवरेट थीम है, आप कह सकते हैं। अक्सर तुम्हें रामायण, महाभारत या पुराण से लिया गया कोई स्टोरी दिखता है। इनकी जो रचनाएं होती हैं वो मणिप्रावलम भाषा में होती हैं। मणिप्रावलम मलयाली और संस्कृत का एक मिश्रण है। मलयाली भाषा केरला की और संस्कृत और थोड़ा सा तमिल इन्फ्लुएंस भी है। इन तीनों को मिला करके जो बन रहा है वही कहलाता है मणिप्रावलम। तो इनकी जो रचनाएं होती हैं कथकली की वो मणिप्रावलम भाषा में होती हैं। ठीक है, आंखों का और भौहों का गजब का इस्तेमाल होता है यार। मतलब देखना चाहोगे? आओ देखो, ये देखो, ये देखो, नौ रस कैसे ये दिखा रहा है, कितना केपेबल डांसर है। दिस इज विभत्स। विभत्स, विभत्स मतलब होता है डिस्गस्टिंग। राइट, देखो आंखें बोल रही हैं, चेहरा बोल रहा है। और देखो आईब्राउज, देखो आईब्राउज का मेकअप देख रहे हो, उसका उतार चढ़ाव कम्युनिकेट्स अ लॉट, कम्युनिकेट्स अ लॉट। राइट, ये आकाश को सिंबलाइज करता है पंच महातत्वों में। ये आकाश को सिंबलाइज करता है। इसमें ड्रम्स इस्तेमाल होते हैं। ये वाला ड्रम जो खड़ा करके बजाया जाता है इसको कहते हैं चेंदा। और ये जो ऐसे टांग के दोनों साइड बजाया जाता है इसको कहते हैं मड्डालम। इसको कहते हैं मड्डलम या मड्डालम या मध्यलम। राइट, दिस इज योर डांस ऑफ कथकली। कथकली के भी दिन काफी बुरे चल रहे थे बच्चा। अच्छा, इसको बाय द वे बैलेड ऑफ द ईस्ट कहते हैं। राइट, बैलेड ऑफ द ईस्ट इसका एक टाइटल दिया जाता है। कथकली के भी हालात काफी बुरे थे बेटे। राइट, ये काफी इसमें जो है ना, ये हेडगियर बहुत भारी होता है। इसको पहन के नाचना, जानते हो ना, कोई शौक से नहीं करेगा इसको लोगों को। और क्योंकि ये मंदिरों में होता था तो इसको जनरली लोअर कास्ट के लोग जो है और उनको खूब नशा वशा करा दिया जाता था, ताकि भाई तभी तो इतना भारी पहन करके तुम कलारी फाइटर की तरह ऐसे उछल रहे हो, घूम रहे हो। ये काम शौक से नहीं करेंगे। राइट, तो इसकी काफी बुरा हाल चल रहा था। बहुत ही लोअर स्ट्रेटा के लोग इसमें इन्वॉल्व थे, वो भी बिना मर्जी के कर रहे थे। द पे वॉज नॉट गुड, नथिंग वॉज वर्किंग। राइट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंटर दिस फेलो वल्लथोल नारायण मेनन। वीएन मेनन इन्हें कहते हैं। महाकवि वल्लथोल के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, और ये बेटा शख्स जो है ना, केरला के जो दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली, दोनों के दुर्दिनों को, मतलब बुरे दिनों को दूर करके रिवाइटलाइज करने वाले यही थे। तो इनका नाम जहन में बैठा के रखो, वल्लथोल। कथकली मतलब केरला के दोनों, कथकली और मोहिनीअट्टम, इसको रिवाइटलाइज किसने किया है? वल्लथोल ने किया है। कथकली के बाद बेटे आओ हम लोग अब अपना अगला शास्त्रीय नृत्य देखेंगे। और देखो ये भी केरला का ही है। केरला से दो शास्त्रीय नृत्य हैं। अकेला राज्य जहां से, द ओनली स्टेट which is two classical dances, right? One is कथकली जो अभी हमने डिस्कस किया, और अब अगला हम लोग देखने जा रहे हैं, दिस इज मोहिनी अट्टम। कई जगह पे इसको यट्टम भी लिखते हैं और शायद यट्टम ज्यादा सही भी है।
मोहिनी यट्टम ज्यादा सही है, अट्टम का मतलब 8 हो जाता है ना? तो यट्टम बोलोगे तो वो नृत्य में आता है, शायद ऐसा है, ठीक है। अच्छा, इसको जो है ना, देखो मोहिनी, मन को मोह लेने वाली, ये तुम देखोगे तो वैदिक एज से एक बहुत खूबसूरत सी अप्सरा बताई जा रही है, मोहिनी, राइट? तो उन्हीं के नाम से ये डांस बना है। इसको बोला जाता है डांस ऑफ द एन्चेंट्रेस। बहुत खूबसूरत इसका क्रिएशन मिथ है। अपेरेंटली एक शख्स था जिसका नाम था भस्मासुर, राइट? नाम कुछ और रहा होगा, इनकी हरकतों से इनका नाम पड़ा भस्मासुर। सो व्हाट हैपेंड वाज, इनको जो है इन्होंने अपनी क्या कहते हैं, अपनी उपासना से स्वयं शिव महादेव को खुश कर दिया। और महादेव जानते हो तुम लोग, यहाँ थोड़े भावुक किस्म के आदमी बताए जाते हैं, तो उन्होंने इनका आगा पीछा नहीं देखा और इनको इनके मन की इच्छा दे दी, इनको इनका वरदान दे दिया। और इनकी इच्छा क्या थी कि मैं जिस पर भी हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। उन्होंने कह दिया तथास्तु। Right? अच्छा, so apparently this guy became absolutely drunk with power, भस्मासुर। और इन्होंने आए बाएं शाए सबके सर पे हाथ रखना शुरू कर दिया। हालत ये हो गई कि इन्होंने स्वयं शिव को दौड़ा लिया। शिव भागे भागे पहुंचे विष्णु के पास, और विष्णु ने तब मोहिनी का अवतार लिया, ऐसा बताया जाता है। He took a form of a very beautiful damsel, और उन्होंने जाकर के भस्मासुर के सामने एक बहुत ही सिडक्टिव और बहुत ही खूबसूरत नृत्य करना शुरू किया। मोह लिया इन्होंने भस्मासुर को, और भस्मासुर ने वो इतना लीन हो गए उस परफॉर्मेंस में, ऐसा रस उनको आ गया कि वो भूल गए कि वो भस्मासुर है। और उन्होंने ऐसे करके डांस करना जैसे ही शुरू किया, वो खुद ही भस्म हो गए। तो इस मिथ से, इस स्टोरी से बच्चों हम लोगों को बताया जा रहा है कि ये डांस केरला का निकला है, राइट? और इसमें अगर तुम देखोगे तो भरतनाट्यम जैसा ही ग्रेस है, सोफिस्टिकेशन है, और कथकली जैसा खूबसूरत मूवमेंट भी है, एनर्जी भी है, राइट? एक बार इनके छोटे छोटे वीडियोस भी देख लेना अगर मन करे, 2-2 सेकेंड, 2-2 मिनट के वीडियोस हैं, बहुत प्यारे प्यारे इन सभी डांसेस के, राइट? इस समय जो डांसर्स हैं वो जो साड़ी पहनती हैं, वो देखो, ये बड़ी स्पेसिफिक साड़ी होती है, ये सफेद और गोल्डन कलर की, इसको कसावू साड़ी बोलते हैं। ये केरला की एक प्रसिद्ध साड़ी बताई जाती है, और हमेशा यही कलर कॉम्बिनेशन होता है इस डांस में। इसमें करीब 40 प्रमुख मूवमेंट्स बताए गए हैं। 40 basic movements are, a part of this dance. They collectively are known as अतावु। कहीं कहीं पर अतावकुल भी लिखा है। मेरा प्रोनाउंसिएशन अगर कहीं कहीं पर गलत हो रहा हो तो एक बेवकूफ नॉर्थ इंडियन समझ के माफ कर दीजिएगा, राइट? अच्छा, जैसा मैंने बताया बच्चे, सफेद और गोल्डन ये बड़े ही क्रिटिकल कलर्स होते हैं। ज्यादा इलैबोरेट मेकअप नहीं किया जाता है, घुंघरू पहना जाता है, राइट? और अगर तुम अपने पंच महातत्व का कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो मोहिनी अट्टम को वायु से जोड़ा जाता है, वायु से जोड़ा जाता है। इसके संग तमाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता है, राइट? तमाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी इस्तेमाल इस नृत्य के साथ किया जाता है। अब हम लोग अपने अगले नृत्य को देखने वाले हैं। दिस इज ओडिसी। ये उड़ीसा का है, ये उड़ीसा का नृत्य है, राइट? इसका बहुत शुरुआती एविडेंस अगर तुम ढूंढने जाओगे तो इसका हमें पुरातात्विक साक्ष्य बहुत प्यारे प्यारे मिल रहे हैं। जब तुम भारत के रॉक कट केव्स की हिस्ट्री पढ़ोगे, उसका वीडियो हम लोगों ने बना रखा है, एक बार पढ़ के देखना,
राइट। तो जब रॉक कट केव्स की हिस्ट्री पढ़ोगे तो एक केव का नाम आएगा, एक किंग का नाम आएगा, खारवेल। उन्होंने पोस्ट मौर्यन एरा में कलिंग में उदयगिरी और खांदागिरी की पहाड़ियों पे कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया, और ये जैन भिक्षुकों को दान में दी गई ये गुफाएं, राइट। और यहां पे कई सारे इंस्क्रिप्शंस, बोले तो अभिलेख मिलते हैं, जिसमें हमें काफी महत्वपूर्ण पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन तो मिलती ही मिलती है, बहुत खूबसूरत सांस्कृतिक इंफॉर्मेशन भी आती है, राइट। वहां पर हमें कलिंग के नृत्यों के बारे में भी इंफॉर्मेशन आती है। तो इस नृत्य के पुरातात्विक साक्ष्य काफी पुराने हमें पोस्ट मौर्यन एरा के मिलते हैं। नाट्य शास्त्र में इस नृत्य को ओद्र नृत्य के नाम से पुकारा गया है। अपेरेंटली देखो सुनो, इस डांस के करीब करीब 3 बहुत महत्वपूर्ण ट्रेडिशन है जो बताए जाते हैं। सबसे शुरुआती फॉर्म जो इसका था वो उड़ीसा की देवदासियों से निकल के आया। जैसे तमिलनाडु की देवदासियों से सादिर या दाशी अट्टम या भरतनाट्यम निकला था, वैसे ही उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर से, वहां पर देवदासियों को बोला करते थे महारी, राइट। तो महारी नृत्य फॉर्म आया वहां से, मतलब ये ओडिसी डांस जो है, इसका अर्लीस्ट ट्रेडिशन जो बताया जा रहा है वो हमें मिल रहा है जगन्नाथपुरी की जो टेंपल डांसर्स थी, जो वहां के नट मंदिर में डांस किया करती थी, ये वाला, राइट। दिस इज ओडिसी। तो ये तो पहला ट्रेडिशन हो गया। दूसरा ट्रेडिशन है, उसको बोलते हैं गोटीपुआ। यहां पर जो महिलाओं के रोल हुआ करते थे वो भी पुरुष नर्तक ही निभाते थे। इट वॉज द मेल डांसर्स हु वुड इवन प्ले द रोल ऑफ फीमेल्स। इसको बोलते हैं गोटीपुआ। ओडिसी में इसका मतलब होता है एक पुरुष नर्तक, अ मेल डांसर, राइट। मूविंग ऑन, ये हो गया सेकंड। और थर्ड जो है वो यहां के दरबारों में, रॉयल कोर्ट्स में प्रैक्टिस किया जाता था, राइट। इसको नाम दिया जा रहा है नरताल। इसको नाम दिया जा रहा है नरताल। इसमें भी भरतनाट्यम से लेकर, अगर भरतनाट्यम को इसको कंपेयर करोगे तो इसमें भी हमें कुछ समानताएं दिखती हैं। सभी शास्त्रीय नृत्यों में समानताएं हैं, सभी में आईज का, हैंड जेस्चर आर वेरी इंपॉर्टेंट। सभी नाट्य शास्त्र को फॉलो करते हैं तो सिमिलैरिटीज मिलेंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी उसी तरह से पोस्चर्स यानी कि मुद्राओं का इस्तेमाल करता है, मुद्राओं का इस्तेमाल करता है। इसमें जो महिलाओं का, जो स्त्रियोचित शुरुआती मुद्रा है, जब डांस शुरू होता है तो जो भाई महिला डांसर है वो जिस पोस्चर में खड़ी होती है उसे कहते हैं त्रिभंग। ये 3 कोण पे मुड़ा होता है, गर्दन पे, कमर पे और घुटने पर, राइट। ऐसे करके एक फीमेल, अगर तुम याद करो, तुमने कभी देखा हो तो जो मोहेंजोदारो से हमें डांसिंग गर्ल मिलती है उसके बारे में यह बात बोली जाती है कि यार शी इज स्टैंडिंग इन त्रिभंग पोजीशन। तो वो पोजीशन हमें ओडिसी डांस में बहुत व्यापक तौर पर दिख रही है। ये स्टार्टिंग पोजीशन है फीमेल डांसर की, और मेल डांसर की स्टार्टिंग पोजीशन को बोलते हैं चौकी। इसमें वो कुछ इस प्रकार पैरों को फैला करके खड़ा होता है। दिस इंडिकेट्स स्टेबिलिटी, पुरुषोचित, और दिस त्रिभंग, दिस डिनोट्स स्त्रियोचित, फेमिनिन,
राइट, फेमिनिन स्टैंस अंग्रेजी में बोलोगे, राइट। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक और कमाल की बात याद रखो, जरा सा सुनो, ये भी बड़ी जरूरी बात है। जो लोअर पार्ट है, मतलब कमर के नीचे वाला जो अंग है, वो ओडिसी नृत्य में ज्यादा हिलता डुलता नहीं है। भरतनाट्यम में तो काफी मूवमेंट्स हैं पैर के, यहां पे पैरों का मूवमेंट कम है, अपर पार्ट का ज्यादा है। दिस इज ओडिसी, राइट, दिस इज ओडिसी। अच्छा, और कमाल की बात समझो, ये लोग अपने शरीर से, अपने बॉडी मूवमेंट से पोस्चर्स बनाते हैं, मुद्राएं बनाते हैं और उसको होल्ड करते हैं। और ये जो मुद्राएं हैं, यही हमें अपने गुफाओं के स्कल्पचर पे मिलती हैं। दिस इज नोन एज डांस ऑफ पोस्चर्स। आप पोस्चर को होल्ड कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, फिर बदल के दूसरे पोस्चर में आ जा रहे हैं। दिस इज डांस ऑफ पोस्चर। और यही वजह है कि इस नृत्य को मोबाइल स्कल्पचर बोला जाता है, चलती फिरती मूर्ति कला, क्योंकि मूर्तियों की भांति ये लोग भी पोज ले रहे हैं। You follow me, right? You follow me? I'm sure you guys do. Every one of you. ये है ओडिसी नृत्य की कुछ प्रमुख बातें। अब हम जरा जान लें कि भाई इनके नृत्य में क्या क्या की एलिमेंट्स होते हैं। जानना चाहिए, प्रीलिम्स में प्रश्न बनेगा, इस साल नहीं तो अगले साल बनेगा, बनना है ही है ना, याद रखना। देखो, ये है ओडिसी नृत्य की कुछ भाव भंगिमाएं। Some of the postures. Do you see? I mean, how beautiful it is. How expressive the eyes are. Look at the hands. Right? अच्छा, ये हाँ, एक बात और ध्यान रखो, ओडिसी नृत्य जो है, इसमें जो कृष्ण के ऊपर लिखी गई जयदेव की एक एक गाना है, जयदेव का कह लो, समझ लो, सॉन्ग है। इसको भारत के भक्ति मूवमेंट का सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है, गीत गोविंद। भगवान ने चाहा तो कभी लिटरेचर की क्लास लूंगा तो इसके बारे में और दिल खोल के बताऊंगा तुम लोगों को। बट बहुत प्यारी किताब है बच्चा, राइट। एंड इसने जितना हमारी संस्कृति को प्रभावित किया है, मतलब समझ लो, जैसे अगर कुछ बड़ी किताबों के नाम लिए जाए ना, तो जैसे क्या निकल के आता है यार, देखो, पाणिनि की अष्टाध्यायी, राइट, कालिदास के कुछ एक किताबें, आर्यभट्ट, राजतरंगिणी, संस्कृत के कुछ और महाकाव्य, नाट्यशास्त्र, कामसूत्र, और ये गीत गोविंद, ये भारत की बड़ी उपलब्धियों में से एक। इसमें कृष्ण की रास लीला को, कि वो कैसे गोपियों के संग रास लीला कर रहे हैं, हर गोपी को लग रहा है कि वो मेरे संग नाच रहे हैं, राइट। और इट्स वेरी फैसिनेटिंग बुक, राइट। और उसके पे उन्होंने जो गाना लिखा है, इस पे बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई गई हैं, कई सारे डांस फॉर्म्स की ये प्रमुख थीम है। न जाने कितने फोक नृत्यों की और शास्त्रीय नृत्यों की ये बेसिक थीम होती है, गीत गोविंद, राइट। ये 11वीं 12वीं शताब्दी में जयदेव, जो कि बंगाल के रहने वाले थे, उन्होंने लिखी थी, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, तो मैं तुमसे, हाँ, तो इनकी जो ये इन्होंने जो पूरी पोयम लिखी है ना, इसको 8-8 लाइन में डिवाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं अष्टपदी,
तो अष्टपदी जो है ये ओडिसी डांस में तुम्हें काफी देखने को मिलते हैं, राइट। अच्छा, ये जो साड़ी पहनती हैं, ये जो नर्तकियां होती हैं, ये जो साड़ी पहन रही हैं, ये अक्सर संबलपुरी साड़ी या बोंकाई साड़ी ये पहनती हैं। ये सब इस इलाके के जीआई टैग्स भी हैं, अगर तुम गौर से देखोगे तो। छोटी सी है दुनिया, देखो सब घूम फिर के एक ही जगह मिल रहे हैं तुम्हें। बी मोर ऑब्जर्वेंट, बी मोर ऑब्जर्वेंट, बी मोर होलिस्टिक, तभी अच्छे से एग्जाम क्रैक होगा बच्चों। आगे देखते हैं ओडिसी के, हमने जैसे तुम्हें बताया बच्चे कि जब ये नृत्य शुरू होता है, हम लोगों ने देखो याद करो देखा था ना कि भरतनाट्यम में पहले अलारिपू होता है, कली का खिलना, फिर नेक्स्ट स्टेज थिल्लन, ऐसे करके आते रहते हैं। तो इसका भी एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है। मैं चाहूंगा कि ये शब्द आप अपने जहन में याद रखें, क्योंकि 8 ही क्लासिकल डांस है बच्चों, इन्हीं में से प्रश्न बनेंगे। और सुनो, फोक डांस जो है ना वो एक बहुत वृहद टॉपिक है। ऑन सेकेंड थॉट्स हमारी टीम ने पूरा ये डिसाइड किया है बच्चों कि फोक डांस हम क्लासिकल डांस से थोड़ा सेपरेट टॉपिक रखेंगे, और उसके लिए एक अलग वीडियो आपको गहन रिसर्च के संग देने की कोशिश फिर से की जाएगी, ठीक है। हाफ हार्टेड और हाफ बेक्ड काम में बच्चे ना फिजिक्स वाला यकीन रखता है, और मैं भी नहीं रखता, है ना। हाँ, काम वो लाएंगे, उसके बाद आपकी मेहनत कम होनी चाहिए और आपकी समझ बढ़नी चाहिए, राइट। ये दिमाग में रख करके कोशिश की जाएगी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको 10 और वीडियो या 4 और किताबें ना पढ़नी पड़े। मल्टीपल सोर्सेस के बाद छन के इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, ओके। हाँ, हो सकता है इससे बेहतर और वीडियो तुम्हें मिल जाएंगे, ऑफ कोर्स मिल ही जाएंगे, राइट। बट मेरी कोशिश होगी कि I give you a good experience here and useful experience here, right? मैं केवल टेबल नहीं पढ़ना चाहता, मैं चाहता हूं तुम्हें कि हर डांस की तुम्हें कुछ फोटो दिखाऊं, कुछ ऐसी बात बता दूं कि तुम उसे याद रख पाओ, जिससे क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तो फोक डांस का हम लोग एक सेपरेट वीडियो करेंगे, एंड आई होप यू गाइज वुड कीप गिविंग अस ऑल द लव, ओके। चलो आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। अब है ये ओडिसी के कुछ एलिमेंट्स। ओडिसी की जो परफॉर्मेंस होती है उसमें तुम्हें ये सब देखने को मिल जाता है, ठीक है। क्या मिलता है देखो, सबसे पहले देखो मंगल चरण, इसमें फूल अर्पित किए जाते हैं पृथ्वी को। फिर है बाटू नृत्य, यही है जिसमें मेन नृत्य परफॉर्मेंस होती है। इसी में तुम्हें त्रिभंग और चौक से शुरुआत होती नजर आती है, यह है बाटू नृत्य। फिर है पल्लवी, वेयर द फोकस इज ऑन द फेशियल, आपके चेहरे के भाव पर है, राइट। अच्छा, फिर देखो थारीजाम, ये प्योर डांस। प्योर डांस को याद करो, क्या बोला था नंदकेश्वर ने, नृत्य, ठीक है। और उसके बाद 2 तरह से खत्म किया जाता है, मतलब एक जो ये पूरा डांस हो रहा है ओडिसी का, इसको खत्म करने के 2 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। या तो आप कह सकते हो आखिरी एस्पेक्ट को मोक्ष, जिसमें काफी खुशनुमा नृत्य किया जाता है, विच इंडिकेट साल्वेशन, राइट, मोक्ष। और दूसरा है जिसको बोल रहे हैं त्रिखंड मजुरा। त्रिखंड 3, आप 3 लोगों से सविनम्र वापसी की रिक्वेस्ट लेते हो कि अच्छा मैं जा रहा हूं, नमस्कार। 3 लोगों से, कौन कौन? एक तो आप लेते हो देव से, गॉड से, ऑडियंस से, और स्टेज से। स्टेज भी बड़ा पूजनीय माना जाता है। आई एम श्योर यू गाइज नो दिस, राइट? लॉट ऑफ दीज डांसर्स, दे एक्चुअली वर्शिप their ghungru, they worship their stage, isn't it?
तो इसका बड़ा एक स्पिरिचुअल डायमेंशन भी है शास्त्रीय नृत्य का। सारे के सारे शास्त्रीय नृत्य पहले देवों की भक्ति के भाव से शुरू हुए, आराधना के तरीके थे ये, जो ब्राह्मण लोग किया करते थे। फिर ये धीरे 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 इवॉल्व होते हुए इनको कोर्ट पेट्रनेज मिलने लग गया और ये एंटरटेनमेंट का जरिया बनते चले गए। ओके अच्छा चलो आगे देख रहे हैं बच्चों। अक्सर यहां पे तुम्हें ओडिसी में देखने को मिलेगा कि जो क्लासिकल म्यूजिक बजती है वो हिंदुस्तानी होती है। मंजीरा, पखनावज, बांसुरी, सितार, इस तरह के वाद्यों का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के वाद्यों का इस्तेमाल, इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये जल को दर्शाता है, पंचमहातत्व में ये जल को दर्शाता है। चांदी की ज्वेलरी, बड़े बड़े नेकलेस और इलाबोरेट हेयर स्टाइल भी इसके फीचर्स बताए जाते हैं। ये वही तुम्हारा पंच महातत्व वाला फिगर जो हम लोग देख चुके हैं। तो ये 5 डांस हमारे हो गए। अब हो गए कि नहीं हो गए? ये 5 हमारे हो गए। अब बच रहे हैं 3, कथक, मणिपुरी और सत्रिय। ये तीनों पंच महातत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं। आओ इन तीनों को भी जरा देख लिया जाए। राइट, सबसे पहले शुरू कर रहे हैं बच्चे मणिपुरी। इसका एक नाम बच्चों जागोई बताया जाता है। इसका एक नाम जागोई भी बताया जाता है। ऐसा इस तरह का कुछ मिथ भी है कि भाई शिव और पार्वती, राइट, ये मणिपुर का डांस है, तो ये कहा जाता है कि शिव और पार्वती इस इलाके में जो लोकल गॉड्स थे, जिन्हें बोलते हैं गंधर्व, उनके संग ये नृत्य करते थे। इस नृत्य को नाम दिया गया है मणिपुरी। ऐसा भी मालूम होता है, कई स्कॉलर्स का यह भी मानना है कि भाई देखो इसमें बहुत सारे फोक एलिमेंट्स मिलते हैं। मणिपुर के जो फोक और ट्राइबल इन्फ्लुएंस हैं वो तुम्हें मणिपुरी क्लासिकल डांस में दिखते हैं। बहुत प्राचीन काल से इस इलाके में यहां के जो माईतेई लोग हैं, यहां पर माईतेई रहते हैं, देखो यहां पे लिखा भी हमने, है ना। तो जो माईतेई लोग रहते हैं बेटे, ये लोग एक फेस्टिवल मनाते हैं हर साल जिसको बोलते हैं लाई हराओबा। लाई हराओबा, इसका मतलब होता है गॉड्स की पार्टी, राइट, व्हेन गॉड्स आर हैविंग फन। तो उस समय बहुत सारे लोक नृत्य होते हैं। तो इस लाई हराओबा फेस्टिवल में का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। यहीं से इसका ओरिजिन है, यहीं से इसका ओरिजिन है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो जब यहां पर इस इलाके में वैष्णविज्म फैला तो ये डांस इसको कृष्ण और राधा के रिश्ते को पोर्ट्रे करने के लिए इस नृत्य का, जो कि लाई हराओबा में पहले से होता था, प्री वैष्णव था, राइट, उस स्टाइल को इन्होंने यूज किया वैष्णविज्म थीम के अराउंड, राइट। और यही बन गया तुम्हारा, इसमें इन्होंने अपने अपने नियम लगाए होंगे, थोड़ा सा संस्कृताइज किया होगा, एंड दिस बिकेम योर व्हाट वी नाउ कॉल एज मणिपुरी डांस। फिर इसको कोर्ट पेट्रनेज भी मिला होगा, राइट, द सेम स्टोरी, राइट। अच्छा, इसकी देखो हमने बताया, इसके जो मुख्य थीम है वो रास लीला होती है। रास लीला, वही कृष्ण जी की गाना आया है ना आजकल, हम करें तो साला कैरेक्टर ढीला है। ओके, एनीवे, सो देखो, हाँ देखो, हाँ कमाल की बात, फोकस जो है वो आराधना पे है, भक्ति पे है, सेंसुअलिटी पे नहीं है, राइट, कामुकता नहीं है, भक्ति भाव है। That's what the sentence means here, right? अच्छा, और देखो
यहां पे अगर तुम देखोगे तो एक चीज समझना, ये देख रहे हो, ये ड्रेस देख रहे हो भाई, ये है मणिपुरी की ड्रेस। ये जो ड्रम जैसा ये यहां की जो ब्राइड्स होती हैं वो भी यही पहनती हैं। ये जो एक ड्रम, एम्ब्रॉयडर्ड ड्रम है, इसको बोलते हैं कुमील। और ये देखो, इन्होंने एक हल्का सा वेल, बोले तो अपना चेहरा ढका हुआ है ट्रांसपेरेंट कपड़े से, घूंघट से। तो इनके चेहरे के इमोशंस दिख नहीं रहे उतने, नहीं दिख रहे ना। अब ये बात समझ लोगे तुम तुरंत। फेशियल एक्सप्रेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस डांस, रादर हैंड जेस्चर्स, हाथों के भाव से। और बहुत धीरे धीरे, पैर पटके नहीं जाते हैं इसमें, बहुत धीरे धीरे, टेंडर मूवमेंट्स, जेंटल मूवमेंट्स, और हाथों के भाव से स्टोरी को सुनाया जाता है। दिस इज योर मणिपुरी डांस। कुछ की एस्पेक्ट्स हैं, आई होप थोड़े थोड़े समझ में आ गए हो। तांडव और लास्य दोनों तरह का इसमें एलिमेंट मौजूद है, हालांकि लास्य डोमिनेट कर रहा है, हालांकि लास्य डोमिनेट कर रहा है। ओके, दिस इज योर मणिपुरी डांस। इसकी एक खास बात जो पता चल रही है वो ये पता चल रही है बेटे, ये लोग डांस करते करते अपने फिगर को ऐसे कर्व करते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे 8 का अंक बना दिया हो, 8 की डिजाइन बना दी हो। दिस इज नोन एज नागबंध मुद्रा, जो इस नृत्य की एक यूनिक फीचर है। ठीक है, इसमें जो है मंजीरे का इस्तेमाल होता है, एक ड्रम बजाया जाता है जिसको बोलते हैं पंग, राइट, एक ड्रम बजाया जाता है जिसको बोलते हैं पंग। ओके, अच्छा, मणिपुरी में देखो, समझना है ना, एक बात और समझना जरा सा। हमने तुम्हें बताया ना कि इसमें फोक एलिमेंट्स हैं मणिपुरी में, सभी नृत्यों में है थोड़े थोड़े यार, सभी नृत्यों में है थोड़े थोड़े, राइट। यहां पर अगर तुम देखोगे तो इसमें 2 एलिमेंट्स और हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, राइट। 2 एलिमेंट्स और हैं इसमें। यहां का एक मार्शल डांस है, मार्शल डांस मतलब जिसमें लड़ाकों की तरह डांस किया जाता है, लड़ते लड़ते डांस किया जाता है। तो यहां का एक मार्शल डांस है मणिपुर का, यही माइतेई लोगों का, जिसे बोलते हैं थांगटा, जिसे बोलते हैं थांगटा। और वैसे ही यहां पर एक फोक डांस है जिसे बोलते हैं संकीर्तन। इन्होंने भी मणिपुरी को इन्फ्लुएंस किया है और मणिपुरी से इन्फ्लुएंस हुए हैं। ठीक है, ये क्या है जरा एक बार समझ लेते हैं। देखो, ये है थांगटा, राइट। मणिपुर में जो मार्शल ट्रेडिशन है उसको बोलते हैं हुयेन लांगलोन। मणिपुरी जो युद्ध लड़ने के ट्रेडिशन है उसके आधार पे जो डांसेस बने हैं उनको ये बोल रहे हैं हुयेन लैंगलोन। इसमें 2 पार्ट, एक वो जिसमें आप शस्त्र के साथ लड़ रहे हैं जिसको बोलते हैं आर्म्ड कॉम्बैट, बोले तो थांगटा, और एक है अनआर्म्ड फाइटिंग, खाली हाथ निहत्थे लड़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज सरित सारक। तो जो आर्म्ड फाइटिंग वाला एस्पेक्ट है वो मणिपुरी से इंफ्लुएंस हुआ है और किया भी है। यह है थांगटा, यह है थांगटा। आगे देखो, फिर है संकीर्तन। इसको यूनेस्को ने अभी नहीं, मतलब कई साल हो गए, आई थिंक 5-7-10 साल तो हो ही गए होंगे, 8 साल तो हो ही गए होंगे, आई एम श्योर, राइट। संकीर्तन इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में इसको इंक्लूड किया गया है। ये जो इनटैंजिबल कल्चर है हमारी ह्यूमैनिटी का, उसमें इसको भी एक मेजर एस्पेक्ट माना गया है, संकीर्तन, राइट।
जब मैं फोक डांस पे बात करूंगा तो शायद इसका जिक्र वहां पर भी एक बार उठ ही जाएगा, आई एम श्योर, राइट। दिस इज संकीर्तन एंड दिस इज अ थांगटा। अब आ गए हैं बच्चे हम लोग अपने सेकेंड लास्ट डांस पे, कथक। ये उत्तर प्रदेश में प्रमुखता पाया जाता है, राजस्थान में भी मिल जाता है, राइट। ये है कथक। ये ब्रजभूमि में, ब्रजभूमि बोले तो मथुरा वृंदावन वाला जो इलाका है, वहां पर जो रासलीला का ट्रेडिशन था, यह भी उसी से प्रभावित हुआ है। रासलीला का ट्रेडिशन कहां से आया? ब्रजभूमि से आया। ओके, तो ये भी कथक भी रासलीला ट्रेडिशन से काफी प्रभावित है, राइट। पुराने जमाने में हमें बताते हैं कि कथिका नाम से कुछ बार्ड्स होते थे, अंग्रेजी में बोलते हैं बार्ड्स, पोएट्स, जो एक जगह से दूसरी जगह चलते थे और गीत गाते हुए चलते थे, राइट। ये गीतों के माध्यम से कथा बयान करते थे, राजाओं की, पुराणों की, एपिक्स बोले तो रामायण महाभारत की, लोकल गॉड्स की, इनको बोलते हैं। इस तरह का जानते हो ना, ये एस्पेक्ट बच्चे ऑलमोस्ट हर समाज में तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो खैर, उत्तर प्रदेश में इसको बोला जा रहा था कथिका। तो कथिका, और वो लोग जब गाते थे, राइट, तो वहां पे नृत्य का भी इस्तेमाल होता था जनता को एंटरटेन करने के लिए। धीरे धीरे जब दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल टाइम आया, तो इसमें काफी, इस नृत्य कला में काफी पर्शियन इन्फ्लुएंस आया, और ये एक बहुत सोफेस्टिकेटेड दरबार की नृत्य शैली में तब्दील हो गई, राइट। ये हो गई नृत्य, इट बिकेम वेरी व्हाट शुड आई से, वेल डेवलप्ड आर्ट फॉर्म। कई नवाब लोगों ने भी इसको बहुत अच्छे से प्रमोट किया। मोहम्मद शाह रंगीला, वाजिद अली शाह, all of these guys, right, they were a huge fan of this dance form. यूपी के, दिल्ली के रूलर्स। अच्छा, एनीवे, सो द पॉइंट इज कि जब ये कॉलोनियल समय आया, अंग्रेजों का समय आया, तो उन लोगों को हमारे कल्चर की समझ उतनी नहीं थी, और जैसा मैंने तुम्हें बताया बेटा, इन्होंने सभी तरह के डांसर्स को, देवदासीज को इक्वेट कर दिया एक जनरल टर्म से। They basically treated them like common prostitutes, right? और उनको सोशली ऑस्ट्रसाइज किया गया, हैरेस किया गया। यूपी में इन डांसर्स के लिए नाम था तवायफ, बट ग्रेजुअली द नेम बिकेम एक्सट्रीमली बैड इन कॉनोटेशन। एक समय पे इट वाज अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज, right? These were places where all the rich and influential people would get entertained, right? But धीरे धीरे इनका जो पूरा सोशल स्टेटस था खत्म हो गया। और फिर बाद में देखो बेटे, एक लेडी लीला सोखे, इनका नाम बताया जाता है, जिन्होंने एक बार फिर से इस कला को लोगों के सामने रखा और इसको इसका उचित दर्जा दिलवाया, राइट। इस तरह की शख्सियतों को ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। अच्छा, अगर कभी तुमसे कोई पूछ ले कि बेटा ये बताओ या बिटिया ये बताओ कि भरतनाट्यम और कथक में क्या कोई अंतर भी है? बहुत सारे अंतर हैं यार, क्या बात कर रहे हैं, क्या है? बहुत सारे, देखो ड्रेस कंपेयर कर देना, है ना, उत्तर भारत का, ये इधर भारत का है, ये सब कर देना। फिर एक दो प्रमुख बातें याद रखना, भरतनाट्यम ज्यादा बाह्यमुखी है, एक्सट्रोवर्ट है, राइट। इट ट्राइज टू एक्सप्लेन एवरीथिंग विद जेस्चर्स एंड एवरीथिंग। कथक इज अ लॉट मोर अंतर्मुखी, इंट्रोवर्टेड, है ना। आपसे नजरों में चीजें बयान हो रही हैं, बट देयर इज अ स्लाइट एलिमेंट ऑफ, आई डोंट नो, यू कैन कॉल इट मे बी शाइनेस, शर्म, right? There's a
kind of, अदाएं. Oh man, how can I forget that word, right? अदाएं हैं. आधा इसमें कुछ. Right? And so this is a lot more introverted. अच्छा, दूसरा एक डिफरेंस मैंने तुम्हें बताया है बच्चे, भरतनाट्यम में हाफ सिटिंग पोस्चर होता है ना, अराई मंडी. राइट? और यहां पर कथक में ऐसा नहीं होता है, वो स्टैंडिंग टॉल होते हैं अधिकतर टाइम. तो ये दो डिफरेंसेस ध्यान रखना, ये बता करके ये समझ करके तुम ज्यादा कायदे से इन चीजों को अप्रिशिएट भी कर पाओगे शायद. राइट? इसकी जो फुटवर्क है ये बहुत इंट्रिकेट होता है ना. पैर जो है, पैरों का जो मूवमेंट है वो बहुत फास्ट टेम्पो पे चलता है कभी कभी. ठीक है? और इसमें ऐसे गोल गोल घूमना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ये प्रोनाउंस कैसे करते हैं, आई एम नॉट टू श्योर. राइट? बट या इस तरह से गोल गोल जो घूमते हैं, राइट, ये काफी ज्यादा होता है कथक में. ओके? और देखो यहां पे हमें तुम्हें अक्सर देखने को मिलेगा कि देखो, हमने तुम्हें क्या बताया है, हमने बताया है तुम्हें कि शास्त्रीय संगीत के दो प्रकार हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल और कार्नाटिक. हिंदुस्तानी क्लासिकल के कई फॉर्म हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है अपने लिए ध्रुपद. याद रखो, म्यूजिक का अलग वीडियो आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे. राइट? बताएगा. राइट? और अच्छा, तो यहां पे देखो, यहां पे अक्सर जो परफॉर्मेंस हो रही है उसके पीछे तुम्हें हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक बजती नजर आएगी. मोस्ट ऑफ द टाइम वो ध्रुपद होगी. कभी कभी तुम्हें तराना, ख्याल या गजल भी दिख जाती है, बट मोस्टली तुम्हें हिंदुस्तानी क्लासिकल का ध्रुपद फॉर्म दिखेगा. ये भी हिंदुस्तानी क्लासिकल के ही फॉर्म है, बट ये कम दिखते हैं. ठीक है? कथक के भी कुछ एलिमेंट्स हैं, देखो ना भाई. जैसे भाई तुमने अभी तक पढ़ लिया ना, भरतनाट्यम के थे, ओडिसी के थे, कुचिपुड़ी के थे. सब लोग अपने अपने स्टाइल से शुरू करते थे, उनका फ्लो होता था. इसका भी फ्लो है. सबसे पहले यहां पे आता है आनंद. राइट? यहां पे डांसर्स की एंट्री होती है, ये शुरुआती इंट्रोडक्शन टाइप का है. राइट? फिर है थाट, सॉफ्ट एंड वेरीड मूवमेंट्स, मतलब धीरे धीरे एक तरह का समझ लो वार्म अप हो रहा है. फिर है टुकड़ा या टोडा, ये छोटे छोटे समय अंतराल के लिए फास्ट पेस्ट होते हैं. राइट? इसमें ज्यादा द्रुत होते हैं, पेस ज्यादा है, बीट ज्यादा है, डांस ज्यादा फास्ट हो रहा है. फिर है, ये सबसे की एस्पेक्ट है, इसे कहते हैं जुगलबंदी. हमने बताया ना तुम्हें बच्चे, पैरों का बड़ा फुटवर्क इज वेरी इंट्रिकेट. तो जुगलबंदी में तबला वादक और डांसर के बीच में एक तरह का हार्मनी है, एंड देयर इज एन एलिमेंट ऑफ कंपटीशन एज वेल. राइट? सो इट्स वेरी ब्यूटिफुल. इट्स वेरी ब्यूटिफुल. राइट? कभी कभी आप लोगों ने शायद देखा हो, कुछ लोगों ने, इसको कहते हैं जुगलबंदी. फिर है तुम्हारा पढ़ंत. इसमें जो डांसर है वो खुद कुछ बोल पढ़ता है या गाता है. राइट? कुछ बोल गाता है और साथ ही साथ उनको अपनी भाव भंगिमाओं से दर्शाता भी है, डिस्प्ले भी करता है. देन देयर इज तराना. तराना, इसमें जो है केवल तुम्हारे, जैसे अपना वो भरतनाट्यम में थिल्लन था ना, प्योर नृत्य, ये भी वही प्योर नृत्य है. केवल मूवमेंट्स पे फोकस है, भाव पे फोकस नहीं दिया जा रहा. दिस इज प्योर डांस. राइट? उसके बाद आता है तुम्हारा क्रमालय. दिस इज द लास्ट कंक्लूडिंग पीस. कंक्लूडिंग पीस, इसमें भी तुम्हारा एक गतिशील फुटवर्क है. और फाइनली गत भाव. इसमें बिना किसी गाने के, बिना किसी म्यूजिक के केवल डांस हो रहा है. एंड दैट्स इट. दिस इज कॉल्ड एज गत भाव. तो ये 7-8 तुम्हें एलिमेंट्स ध्यान रखने हैं. शायद तुमसे प्रश्न ये बने कि ये किस डांस का है.
ये वर्ड्स किस शास्त्रीय संगीत से एसोसिएटेड है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक खास बात जो कथक के केस में हमें आपको ध्यान रखनी है वो ये कि कथक में 3 घराने हैं। मतलब घरानों का मतलब देखो, गुरु शिष्य परंपरा बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो गुरु अपने घर पे रख के इन सब डांसर्स को ट्रेन करता था, और अलग अलग रीजन में कुछ अलग अलग इंपॉर्टेंट गुरुज हो गए जो सिखा तो कथक ही रहे थे, लेकिन कोई भाई इस एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस करता था, कोई किसी और पे। सबकी अलग अलग स्टाइल होती होगी ना भाई, हर टीचर की अलग स्टाइल है, कोई इस पे ज्यादा फोकस कर रहा है, कोई उस पे, सबका अपना प्रेजुडिस है, isn't it? Anyway, घराने पे वापस आते हैं, तो भाई हर टीचर अपने अपने तरीके से पढ़ा रहा था। तो बेसिकली हुआ क्या कि 3 रीजनल स्टाइल्स निकल आई, इनको बोला जाता है घराना, क्योंकि गुरु के घर से सब सीखते थे, इसलिए ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो 3 घराने हैं, लखनऊ, जयपुर, बनारस, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण है। रायगढ़ भी आप कह सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ का रायगढ़ है, यहां पर भी एक घराना है, लेकिन ये 3 ज्यादा महत्वपूर्ण बताए जाते हैं। लखनऊ, नवाब वाजिद अली शाह के समय पर लखनऊ घराना अपने उत्कर्ष पे था, अपने राइज पे था, अपने पीक पे था, राइट। इसमें एक्सप्रेशंस पे और आपके ग्रेस पे ज्यादा फोकस है, राइट। द एक्सप्रेशंस, द मूवमेंट ऑफ आईज, राइट, फेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लखनऊ, ठीक है। फिर है जयपुर, ये एक भानु जी नाम के शख्स को इसका क्रेडिट दिया जा रहा है, राइट। ही लेज एम्फेसिस ऑन फ्लुएंसी, स्पीड एंड रिदमिक पैटर्न्स। समझ रहे हो ना, यहां पे स्पीड पे ज्यादा फोकस है, स्पीड पे ज्यादा फोकस है जयपुर में, लखनऊ में एक्सप्रेशन पे ज्यादा फोकस है, और फाइनली बनारस, ये जानकी प्रसाद, श्री जानकी प्रसाद जी की संरक्षकता में आगे बढ़ा, मतलब उनकी गार्डियनशिप में, ही इज द मेन पर्सन रिस्पॉन्सिबल। यहां पर तुम देखोगे कि ज्यादा स्पेस लेकर के डांस होती है, कभी यहां होगा डांसर, कभी यहां होगा डांसर, कभी, यू गेट माय पॉइंट, राइट। सो देयर इज अ ग्रेटर यूज ऑफ फ्लोर, ठीक है। तो ये 3 प्रमुख घराने हैं। चौथा है रायगढ़, ये है रायगढ़, ये परकशन यानी तबला पे ज्यादा जोर है इसका, तबला पे ज्यादा जोर है इसका, इस घराने का। और एक राजा चक्रधर सिंह है, वो इसके प्रमुख पेट्रन बताए जाते हैं, राइट। कथक के बारे में इतना जान लेना बस, यहीं कहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, इसके बाहर से नहीं बन पाएंगे। लास्ट, राइट, दिस इज द 8th क्लासिकल डांस, ये है असम का सत्रिया। ये 2000 में इसको संगीत नाटक अकादमी ने एक शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया। ये असम का है, इसमें भी तुम्हें काफी फोक इन्फ्लुएंस देखने को मिलेंगे, बिहू का इन्फ्लुएंस इसमें देखने को मिलेगा तुम्हें, राइट। ये है सत्रिया नृत्य। अच्छा, ये सत्रिया नृत्य, देखो एक बात ध्यान रखना बच्चा, यहां पर तुम्हें एक स्टोरी जाननी होगी इन महाशय की। इनका नाम है महापुरुष श्रीमंत शंकर देव, नाम ही देख रहे हो कितना ग्रैंड भाई का। इनको बोला जाता है, भक्ति सेंट है एक ये, इनको बोला जाता है कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग वैष्णविज्म, कृष्ण की भक्ति विष्णु के रूप में असम में इन्हीं महाशय ने इंट्रोड्यूस करी है। ईस्ट में एक समय पर तंत्र का और शक्ति पूजा का बहुत बड़ा बोलबाला था, वहां पर ही तो कामाख्या मंदिर भी है। पढ़ना जरा कामाख्या मंदिर के बारे में थोड़ा सा तो,
हमने पढ़ाया भी है मंदिरों वाले सेक्शन में। हमने मंदिर वाला जो एक क्लास यहां पे डाली गई है उसको देखिएगा, आर्किटेक्चर की है पूरी। अच्छा, एनीवे द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि यहां पे शक्ति पूजा और इसका क्या कहते हैं तंत्र का काफी बोलबाला था असम के एरिया में, ब्रह्मपुत्र के रीजन में। यहां पर शंकर देव ने वैष्णविज्म धर्म इंट्रोड्यूस किया, कृष्ण पूजा के नाम, कृष्ण पूजा को आगे रख करके इन्होंने कई सारी मठ बनाए जहां पे साधु साध्वी सन्यासी रहते थे जो इस धर्म का प्रचलन करते थे। इन मठों को नाम दिया गया था सत्र और सत्तारा, राइट। और यहां पर इन्होंने, इन्हीं महाशय ने वैष्णव धर्म के प्रोपगेशन के लिए एक नृत्य बनाया जिसे बोला गया सत्रिय। नाटक लिखे, अंकीय नाट, जिसमें, या भावना जिसे कहते हैं, भावना असम में बोलते, राइट। तो ये इन्होंने लिखे ताकि कृष्ण की भक्ति को ये फैलाएं असम में, एंड इट वाज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल मूवमेंट, राइट। इन्होंने जो है और क्या किया, एक बात और करी इन्होंने, हाँ, इन्होंने गीत लिखे जिसे बोलते हैं बोर गीत, और यही बोर गीत हैं जो सत्रिय नृत्य के समय बजते हैं। यही बोर गीत हैं जो सत्रिय नृत्य के समय बजते हैं, राइट। कई सारे वहां के लोकल असम के जो फोक नृत्य थे उसको इन्होंने यूज किया, उसके एलिमेंट्स को इन्होंने अडॉप्ट किया सत्रिया में, शंकर देव जी ने। जैसे ओजा पाली, जैसे बिहू मैंने तुम्हें बताया है अभी, ठीक है। इसमें भी तीनों कंपोनेंट्स हैं यार नाट्य शास्त्र वाले, ये तो तुम्हें मालूम ही है। ये जनरली पुरुष वर्ग इसे करते हैं, अधिकतर तुम्हें ये पुरुष करते नजर आएंगे, और इनको बोला जाता है भोकत, भक्त, भक्त, राइट। दे हैव वेरी वंडरफुल प्रोनाउंसिएशन, राइट। हर एरिया का, हर रीजन का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है यार। हमारी भी देखो कितनी गलतियां निकलती होंगी, तुम लोग हंसते होगे, राइट। तो देखो ये कितना खूबसूरत है, देखो लगता है ऐसे मुंह में रसगुल्ला रख के बोल रहे हैं, भक्त, है ना। सो वेरी ब्यूटीफुल, राइट। सो दीस डांसर्स वर नोन एज भक्त, और ये इनका बोर गीत शंकर देव जी ने जो लिखा। यहां पे तुम्हें खोल, राइट, और मजीरे, ये सब इस्तेमाल होते नजर आते हैं, राइट। तांडव और लास्य दोनों ही एलिमेंट तुम्हें मिलते हैं। ये देखो, देख रहे हो भाई, अब धीरे धीरे महिलाएं भी नजर आ रही हैं, तो नाराज मत होना, बट अधिकतर ये भोक्त पुरुष वर्ग ही करता था, ठीक है। और देखो ड्रेस, देखो इन लोग की वो टिपिकल असमी ड्रेस, राइट। दिस ऑफ कोर्स इज शंकर देव, राइट। ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, ब्यूटीफुल पर्सनालिटी। ये खोल जो अभी आया ना, खोल, ये ड्रम्स है, देखो ये ड्रम्स, इस तरह के ये ड्रम होते थे, तो ये भी जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। इस फोटो में नहीं दिख रहा है, सॉरी, बट यस, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज लाइक दीज ड्रम्स, राइट, दे आर ऑल्सो प्लेड। इनका भी आविष्कार शंकर देव ने ही किया था, राइट। जो पुरुष हैं वो धोती और पगड़ी और वेस्ट क्लॉथ पहनते हैं, वेस्ट पे कपड़ा पहनते हैं, देखो, देख रहे हो, वेस्ट पे कपड़ा ये वाला, और पगड़ी लगाई है, देखो इन्होंने एक, ये सारे की एस्पेक्ट्स हैं। फीमेल्स जो हैं वो ट्रेडिशनल असमीज ज्वेलरी पहनती हैं, घूड़ी, और ये असम की साड़ी होती है जिसे बोलते हैं चदौर, चदौर, राइट, वो पहनी जाती है। और ये भी वेस्ट क्लॉथ पहनते हैं, दे ऑल्सो वेयर अ वेस्ट क्लॉथ, कमरबंद टाइप का। ये तमाम नृत्य जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उनके बड़े बड़े कुछ नाम हैं,
इनमें से अगर एक दो याद रख पाना तो रख लेना, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यूपीएससी कोई इस तरह का क्वेश्चन बना सकती है, राइट। बट यहां पे रख दिया गया है। सत्रिया में कोई बहुत बड़ा डांसर हम लोगों को किताब में नहीं मिल पाया, इसके लिए हमारी गलती है, मतलब हम ठीक से शायद रिसर्च नहीं कर पाए, आई अपोलोजाइज। बट बाकी सातों के यहां पे मेंशन्ड है, राइट। अच्छा, इन 8 डांस फॉर्म्स के अलावा जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, वो एक नवे डांस को, जिसको बोला जाता है छाऊ, उसको भी इन्होंने अपनी कम्युनिकेशन में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे रखा है। दे कॉल छाऊ एज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। संगीत नाटक अकेडमी ने अभी तक छाऊ को ये श्रेणी में नहीं रखा, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको अक्सर काउंट किया है। इसका जिक्र हम फोक डांसेस वाली क्लास में बेहतर कर पाएंगे और तब करेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, एंड I'll catch you soon, hopefully, right? So, folk dances हम लोग बाद में करेंगे, and see you soon, right? See you hopefully very soon. Bye.